हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का एक और नई वीडियो में। आज की इस वीडियो में हम सॉल्व करने वाले हैं मैथमेटिक्स का प्रैक्टिस पेपर 1 जो कि क्लास 9th का पेपर है। और जो पेपर आपको दिया गया है वो दिया गया है डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन जीएनसीटी ऑफ दिल्ली की तरफ से। जैसा कि आप सभी को पता है कि आपके जो हाफ ईयरली एग्जाम्स हैं वो कुछ ही दिनों में स्टार्ट होने वाले हैं। और इस बार का जो एग्ज़ाम का पैटर्न है वो काफ़ी डिफरेंट है क्योंकि सारे के सारे क्वेश्चन क्या आ रहे हैं MCQ। इसलिए उस पेपर की प्रैक्टिस करने के लिए आपको यहाँ पे प्रैक्टिस पेपर दे रखा है जिसको आपको सॉल्व करना है। आपको हर एक सब्जेक्ट का प्रैक्टिस पेपर को सॉल्व करके देखना है, चाहे वो हिंदी का हो, इंग्लिश का हो, मैथ का हो, साइंस का हो, ताकि आपकी प्रैक्टिस हो जाए और आपको ये पता लग जाए कि किस टाइप के क्वेश्चन एग्जाम में आ रहे हैं। तो मैथमेटिक्स का जो प्रैक्टिस पेपर है ये 40 मार्क्स का दे रखा है यहाँ पे। और टाइम ड्यूरेशन यानी कि ये 90 मिनट्स का है, यानी कि 1.5 घंटे का। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पे सबसे पहले कुछ सामान्य निर्देश यानी कि जनरल इंस्ट्रक्शन दे रखे हैं, उनको पढ़ लेते हैं। इस क्वेश्चन पेपर के अंदर 50 क्वेश्चन है जो कि MCQ बहुविकल्पिक मतलब मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है, और इनको 3 पार्ट में डिवाइड कर रखा है, सेक्शन A, B और C में। सेक्शन A के अंदर 20 प्रश्न है, 20 प्रश्न है जिसमें से हमें 16 करने हैं। सेक्शन B के अंदर भी 20 प्रश्न है जिसमें से हमें 16 करने हैं। और सेक्शन C जो होते हैं, खंड C जो है, उसके अंदर केस स्टडी वाले क्वेश्चन हैं 10, उसमें से हमें 8 करने हैं। कुल मिला के हमें 40 क्वेश्चन करने हैं और हर एक क्वेश्चन 1 नंबर का है। 4 ऑप्शन दे रखे हैं, 4 में से जो आपको सही विकल्प होगा उस पर टिक करना है। नेगेटिव मार्किंग नहीं है इसके अंदर, कोई भी ऋणात्मक मूल्यांकन का प्रावधान नहीं है, यानी कि नेगेटिव मार्किंग बिल्कुल नहीं है। और कैलकुलेटर का प्रयोग बिल्कुल नहीं करना, अनुमति है ही नहीं उसकी। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं फटाफट से। यहाँ पे जो सेक्शन A है उसके अंदर जो 20 प्रश्न है उसमें 16 करने हैं, पर हम सारे के सारे यहाँ पे ट्राई करेंगे। उसके बाद सबसे पहले जो यहाँ पे जो पहला क्वेश्चन है वो यहाँ पे दे रखा है कि एक प्रतिवर्ती कोण वह है। अब प्रतिवर्ती कोण को इंग्लिश में बोलते हैं रिफ्लेक्स एंगल। रिफ्लेक्स एंगल वो एंगल होता है जिसका मेज़र क्या हो, 180 से बड़ा हो और 360 से छोटा हो। ठीक है, यानी वह कोण जिसका मान 180 से अधिक हो और 360 डिग्री से कम हो वो कहलाता है प्रतिवर्ती कोण। सो ऑप्शन C बिल्कुल सही है, मोर देन 180 एंड लेस देन 360। क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ बढ़ते हैं। यहाँ लिखा है एक त्रिभुज की भुजाओं का अनुपात 2:1:3 है और परिमाप है 24 सेंटीमीटर। तो त्रिभुज की सबसे बड़ी भुजा की लंबाई क्या होगी। ठीक है, यहाँ नीचे लिखा है कि रेशियो हमें दे रखा है, ये पेरीमीटर हमें गिवन है 24 सेंटीमीटर और हमें फाइंड करना है लेंथ ऑफ द लॉन्गेस्ट साइड। ठीक है, तो सबसे पहले देखो ट्राइंगल ड्रॉ कर लेते हैं। मान लो यहाँ पे एक ट्राइंगल बना लिया। अब जो रेशियो में दे रखा है इसको आप x लेट कर लो, एक साइड को ले लो 2x, एक को ले लो 1x, एक को ले लो 3x। ठीक है, अब पेरीमीटर ऑलरेडी हमें दे रखा है 24 सेंटीमीटर, तो सबको प्लस कर दो, 2x प्लस 1x प्लस 3x, और सबको प्लस करने पे आएगा 24 क्योंकि पेरीमीटर हमें दे रखा है, सभी साइड को जोड़ने पे 24 ही आएगा। सो 2x, 1x और 3x को जोड़ेंगे तो कितना आएगा 6x इज इक्वल टू 24। सो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 24 डिवाइड बाई 6 यानी कि 4। x की वैल्यू 4 आ गई। तो हमें क्या फाइंड करना था, हमें फाइंड करना था लॉन्गेस्ट साइड, सबसे बड़ी भुजा। तो सबसे बड़ी भुजा तो 3x है, यानी 3 में क्या करेंगे 4 को मल्टीप्लाई कर देंगे, 3 4 क्या आएगा 12। x की वैल्यू जो 4 आई थी हमने यहाँ पे रख दी और हमने मल्टीप्लाई किया तो कितना है 12। तो हमारा राइट आंसर जो होगा, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन C 12 सेंटीमीटर। बढ़ते क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। यहाँ लिखा है एक परिमेय तथा अपरिमेय संख्या का गुणनफल यानी कि प्रोडक्ट क्या होता है। याद रखना, प्रोडक्ट ऑफ रैशनल एंड इरेशनल नंबर क्या होगा। देखो, अगर हम एक रैशनल नंबर और एक इरेशनल नंबर को इंटू करें ना, तो रैशनल नंबर भी आ सकता है और इरेशनल नंबर भी आ सकता है। कैसे, जैसे कि मान लो हम 2 को इंटू करते हैं √2 से। यहाँ पे 2 क्या है, एक रैशनल यानी परिमेय संख्या है, और √2 क्या है, एक अपरिमेय संख्या है। तो आएगा 2√2 जो कि एक अपरिमेय संख्या है, इरेशनल नंबर है। ठीक है, ये इरेशनल है, ये इरेशनल है और ये रैशनल था। पर अगर हम 0 को मल्टीप्लाई करें √2 में तो कितना आएगा 0। अब 0 बेसिकली यहाँ पे क्या है, 0 यहाँ पे क्या है, एक रैशनल नंबर है। हमने पढ़ा है कि 0 एक परिमेय संख्या होती है और √2 क्या है, एक अपरिमेय संख्या इरेशनल। और यहाँ पे देखो मल्टीप्लाई करने पे क्या आया है 0 जो कि इरेशनल है। तो इसका राइट आंसर होगा कभी परिमेय और कभी अपरिमेय संख्या। ठीक है, तो इसको समटाइम्स रैशनल एंड समटाइम इरेशनल, जो डी ऑप्शन है उस पर आपको टिक करना है, वो बिल्कुल सही ऑप्शन है। याद रखना, सिर्फ 0 ही ऐसा अपरिमेय संख्या है जिसको मल्टीप्लाई करते हैं ना 0 ही ऐसा परिमेय संख्या है जिसको मल्टीप्लाई करते हैं किसी अपरिमेय संख्या से तो परिमेय संख्या आती है। तो इसको आपको समझ लेना है। इसके अलावा कोई भी दूसरे नंबर को आप लोगे तो हमेशा एक अपरिमेय संख्या ही आएगी। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। यहाँ पर लिखा है अगर दो पूरक कोणों का अनुपात 10:8 है तो वे कोण क्या होंगे। यानी रेशियो में दे रखा है 2 कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स का इतना। अब कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स या पूरक कोण क्या होते हैं, जिनको जोड़ने पे कितना आ जाए 90 डिग्री आ जाए, 90 डिग्री आ जाए। जिन दो कोणों का योग 90 डिग्री होता है वो होते हैं पूरक कोण। तो पहले कोण को हम मान सकते हैं tan x और दूसरे को मान लेंगे 8x, और उनको प्लस करने पे कितना आएगा 90 क्योंकि दोनों पूरक हैं।
तो कितना आ गया 10x और 18x को जब प्लस करेंगे तो 10x और 8x को प्लस करेंगे तो आएगा 18x इजिकल टू 90। सो x की वैल्यू कितनी आएगी 90/18 यानी कि कितनी आ गई 5। x की वैल्यू 5 आ गई तो 5 को आपको दोनों से मल्टीप्लाई कर देना है, 10 से भी मल्टीप्लाई करना है 5 को और 8 से भी करना है। तो जब 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा 50 और जब 8 से मल्टीप्लाई करेंगे 5 को तो आएगा 40। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए 50 एंड 40 डिग्री। फिर बढ़ते क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। यहाँ लिखा है निम्न में से कौन सी संख्या अपरिमेय यानी कि इरेशनल है। इरेशनल नंबर आपको पता है जो कि रूट के अंदर ही रहते हैं, जैसे √2 एक इरेशनल है, √3 एक इरेशनल है। यहाँ पे देखो √5 क्या है, एक इरेशनल नंबर है क्योंकि रूट से बाहर नहीं निकल सकता। बाकी सारे के सारे नंबर देखो रूट से बाहर निकल जाएंगे। जैसे अगर हम √4/9 की बात करें तो 4 क्या है 2 का मतलब 2 2 4 होता है तो यहाँ से 2 बाहर निकल जाएगा, 3 3 9 होता है यहाँ से 3 बाहर निकल जाएगा। तो ये क्या बन जाएगा एक रेशनल नंबर यानी परिमेय संख्या। वहीं हम बात करें √12 और √3 की, तो यहाँ से क्या होगा √12 को मिल सकते हैं 4 × 3, 4 3 12 होता है और यहाँ पे √3 है तो √3 से √3 कट जाएगा तो बेसिकली क्या आएगा √4 और √4 क्या है 2 2 4 होता है तो यहाँ से 2 बाहर निकल जाएगा। यानी देखो ये भी एक रेशनल नंबर है, ये भी रेशनल है और 81 तो आपको पता ही 9 9 81 तो यहाँ से 9 बाहर निकल जाएगा तो ये भी एक रेशनल नंबर है। सिवाय √5 के अलावा बाकी सारे रेशनल है, सिर्फ √5 क्या है एक इरेशनल नंबर है यानी अपरिमेय संख्या है। फिर बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। यहाँ लिखा है निम्न में से कौन सी त्रिभुजों की सर्वांग समता की कसौटी नहीं है। ठीक है, याद रखना यानी कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ क्राइटेरियन फॉर कंग्रुएंसी ऑफ अ ट्राइंगल। याद रखो कंग्रुएंसी ऑफ ट्राइंगल 5 टाइप्स की होती है। सबसे पहले होती है साइड साइड साइड, ठीक है, फिर होती है साइड एंगल साइड, उसके बाद आती है एंगल साइड एंगल भी होती है एक, एंगल एंगल साइड भी होती है एक, और उसके बाद होती है RHS। ठीक है, तो 1 2 3 4 5 टाइप की कसौटियाँ या 5 टाइप की जो कंग्रुएंसी क्राइटेरियन है हमने पढ़ रखा है, पर यहाँ पे कहीं पे भी हमने साइड साइड एंगल नहीं पढ़ा। तो इसका जो होगा ऑप्शन सी बिल्कुल सही होगा कि ये एक कंग्रुएंसी क्राइटेरियन नहीं है। ये भी होता है, ये भी होता है, ये भी होता है, पर सी ऑप्शन बिल्कुल मतलब कि कंग्रुएंसी क्राइटेरियन कौन सा नहीं है तो सी वाला नहीं है। बढ़ते क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। यहाँ लिखा है कि एक त्रिभुज की 2 भुजाएँ 18 सेंटीमीटर और 10 सेंटीमीटर है और परिमाप दे रखा है 42 सेंटीमीटर। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना होगा हमें ये फाइंड करना है। तो सबसे पहले हम इस त्रिभुज को ड्रॉ कर लेते हैं। मान लो यहाँ पे हमने त्रिभुज बना लिया छोटा सा। अब एक भुजा है 18 सेंटीमीटर, दूसरी है 10 सेंटीमीटर, हमें तीसरी भुजा नहीं दे रखी पर इसका परिमाप दे रखा है 42। तो अगर तीसरी भुजा हमें निकालनी है तो इन दोनों भुजा को जोड़ देंगे और 42 में से माइनस कर देंगे क्योंकि परिमाप क्या होता है तीनों भुजा को जोड़ने में आता है परिमाप। तो 18 और 10 को जब प्लस करेंगे तो आएगा 28, 28 को जब माइनस करेंगे तो आएगा 14, मतलब 42 से माइनस करेंगे यानी तीसरी भुजा आ गई हमारे पास 14 सेंटीमीटर। तो अब देखो इसका क्षेत्रफल निकालना है तो क्षेत्रफल के लिए आप हीरोन फॉर्मूला का यूज़ करोगे, हीरोन के सूत्र का यूज़ करोगे। तो ए हो गया हमारे पास 18, ठीक है, बी हो गया 10 और सी ले लो 14, कुछ भी ले सकते हो। उसके बाद आपको यहाँ पे पहले सेमी पेरीमीटर निकालना होता है, एस निकालना होता है। एस क्या होता है तीनों को जोड़ने के बाद a + b + c/2 आता है। अब तीनों को जोड़ने के बाद तो 42 ही आएगा क्योंकि परिमाप हमें 42 दे रखा है। तो 42 को 2 से डिवाइड कर देंगे तो कितना आएगा 21 सेंटीमीटर हमारा क्या आ गया सेमी पेरीमीटर यानी कि अर्ध परिमाप। उसके बाद हीरोन्स फॉर्मूला लगा देंगे आप। एरिया का फॉर्मूला क्या होता है अंडर रूट के अंदर s - a s - b और s - c। इसको आपको सोल्व कर लेना है। देखो अंडर रूट में क्या है s है तो s की यहाँ पे s रहने दो, s कितना है 21 है ना हमारा, तो यहाँ पे आएगा 21। फिर लिखेंगे 21 - a कितना है हमारे पास 18, 21 - b कितना है 10 और फिर है 21 - c कितना है यहाँ पे 14। इस तरह से माइनस कर देंगे तो यहाँ कितना आ गया अंडर रूट में 21 ही आ गया यहाँ पे शुरू में। तो अब 21 में से 18 को माइनस करेंगे तो कितना आएगा 3 आएगा, 21 में से 10 को माइनस करेंगे तो कितना आएगा 11 और 21 में से 14 को माइनस करेंगे तो आएगा 7। अब यहाँ से क्या है कुछ ना कुछ कॉमन लेना है हमें। तो देखो इसको आप इस तरह से कर सकते हो 21 तो ये रहा और 3 7 सा क्या हो गया 21, एक 21 ये है एक 21 ये है तो 21 रूट से बाहर निकल जाएगा। अंदर कितना बचा सिर्फ 11, ये 11 अंदर ही रहा। तो जो एरिया आया वो आया 21 और अंडर रूट में 11 सेंटीमीटर स्क्वायर जो कि है ऑप्शन बी। इसको आपको पूरी तरह से सॉल्व करना है, उसके बाद आपको लिखना पड़ेगा, ठीक है। तो उसको आपको रफ में साइड में सॉल्व कर लेना है और फिर एरिया जो भी आपका आ रहा है वहाँ पर लिख देना है। हीरोन फॉर्मूला वाला अगर कोई भी क्वेश्चन आएगा तो उसको फटाफट से सॉल्व करना है, मतलब सिर्फ और सिर्फ फॉर्मूला लगाना है, उसके बाद आराम से सॉल्व हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ बढ़ते हैं। यहाँ लिखा है कि त्रिभुज ABC और PQR में AB बराबर है AC, C बराबर है P और B बराबर है Q।
तो इसको ज़रा ड्रॉ कर लेते हैं। मान लो एक इसको इस टाइप से ड्रॉ कर लेते हैं। एक ले लेते हैं ABC और एक ले लेते हैं त्रिभुज PQR। अब जो चीज़ दे रखी है वो लिख लेते हैं। AB बराबर AC दे रखा है, यानी ये और ये क्या है, बराबर है। एंगल C बराबर है एंगल P के, तो एंगल C ये वाला इस एंगल P के बराबर है। और एंगल B बराबर है एंगल Q के, यानी कि ये एंगल B इस Q के बराबर है। तो हमें से पूछा गया है कि जो दोनों त्रिभुज क्या है, समद्विबाहु है लेकिन सर्वांगसम नहीं है। समद्विबाहु और सर्वांगसम दोनों हैं, सर्वांगसम लेकिन समद्विबाहु नहीं, या ना तो सर्वांगसम ना ही समद्विबाहु। तो देखो अगर हम ABC को ध्यान से देखें तो यहाँ पे देखो दो भुजाएं बिल्कुल बराबर दे रखी है, तो यानी कि आइसोसेलियस यानी कि समद्विबाहु तो है, दो भुजाएं बराबर है इसकी, ठीक है। अब बराबर भुजाओं के जो सम्मुख कोण होते हैं वो भी तो बराबर होते हैं, यानी कि एंगल B और एंगल C क्या है, बराबर है। तो अगर एंगल B और एंगल C बराबर है तो यहाँ पे एंगल P और एंगल Q भी बराबर होगा, ठीक है। तो ये यानी कि ये समद्विबाहु है तो ये भी समद्विबाहु होगा, यानी कि इस कोण के सामने वाली भुजा ये और इस कोण के सामने वाली भुजा ये दोनों भुजा क्या होंगी, आपस में बराबर होगी, यानी कि त्रिभुज PQR भी क्या होगा, समद्विबाहु होगा। पर सर्वांगसम के लिए हमें तीन चीज़ बराबर चाहिए थी, जो कि यहाँ पे दी हुई नहीं है, इसलिए लिख सकते हैं हम कि समद्विबाहु तो है लेकिन सर्वांगसम नहीं है। तो जो A ऑप्शन है वो बिल्कुल सही है क्वेश्चन नंबर 8 के लिए। फिर बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। यहाँ लिखा है कि 0.35 उसके ऊपर बार लगा हुआ है, उसको P/Q के रूप में बदलना है हमें, ठीक है। ये आपके NCERT का क्वेश्चन है सेम टू सेम, ठीक है। सो इसको हम लिख सकते हैं, मतलब उसको अगर सॉल्व करना होगा तो इसको x लेट कर लो। x इक्वल टू क्या लिख सकते हैं हम, 0.35 ऊपर बार लगा दो। अब क्योंकि दो नंबर के ऊपर बार लगा है तो हम 100 से मल्टीप्लाई करेंगे। आपने पढ़ रखा है ये कि अगर एक नंबर के ऊपर बार लगता है तो हम 10 से मल्टीप्लाई करते हैं, दो नंबर के ऊपर बार लगता है तो हम 100 से मल्टीप्लाई करते हैं। तो 100 से मल्टीप्लाई कर दो इसको, 100 को जब x से करेंगे तो आएगा 100x, और 100 इसको हम लिख सकते हैं, मान लो हम x को लिख सकते हैं 0.3535 इस टाइप से कर सकते हैं, ठीक है, एंड सो ऑन। तो ये जो पॉइंट होगा वो यहाँ से निकल के यहाँ पे चले आएगा, जब 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हम लिख सकते हैं 35.3535 इस टाइप से आएगा। सो इक्वेशन 1 यहाँ पे बन जाएगी, इक्वेशन 2 यहाँ पे बन जाएगी। इनको जो माइनस करेंगे तो 100 में से 100x में से x को माइनस करेंगे तो आएगा 99x, और यहाँ पे देखो सिर्फ 35 ही बचेगा, क्योंकि ये पीछे वाले जो 35 है वो सारे तो माइनस हो जाएंगे। तो यहाँ से जो x की वैल्यू निकल के आएगी वो आएगी 35/99, क्योंकि ये जो 99 यहाँ पर मतलब मल्टीप्लाई में है वो जाके क्या हो जाएगा, डिवाइड में। तो x की वैल्यू आ जाएगी 35/99, जो कि है ऑप्शन ए, ठीक है। तो ऑप्शन ए बिल्कुल सही है, उस पर टिक करना है आपको। क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ बढ़ते हैं। यहाँ लिखा है आंकड़ों, यहाँ पे कुछ हमें डाटा दे रखा है, इसका हमें परिसर ज्ञात करना है। परिसर क्या है, यानी कि रेंज ज्ञात करनी है। रेंज क्या है, तो रेंज काफ़ी सिंपल है। अगर आपको जो हाईएस्ट टर्म दे रखी है, सबसे हाईएस्ट जो नंबर है उसमें से जो सबसे लोएस्ट है ना उसको माइनस कर देना है। अब यहाँ पे अगर हम देखें ध्यान से, सबसे बड़ी जो टर्म है मतलब इस डाटा की अगर हम देखें तो वो है 91, और सबसे छोटी टर्म को अगर हम देखें तो कितनी है, वो 6 है, ठीक है। तो अगर हमें इसको हायर में से लोअर को अगर माइनस करें, यानी कि 91 में से 6 को माइनस करें तो आएगा 85। तो यानी कि जो हमारी रेंज निकल के आती है वो आती है C, यानी कि 85, ठीक है। तो रेंज निकालना सबसे सिंपल होता है, सबसे हाईएस्ट नंबर को देखना है, सबसे लोएस्ट नंबर को देखना है और उनको माइनस कर देना है, तो रेंज आ जाती है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ। यहाँ लिखा है एक रेखा का समीकरण ज्ञात करना है जो कि x अक्ष से ऊपर की ओर 5 इकाई की दूरी पर है। अब देखो ये इसको आप ड्रॉ कर सकते हो कार्टेशियन प्लेन को, ये हमारा x अक्ष हो गया, ये y एक्सिस हो गया, ठीक है। अब वो बोल रहा है कि जो रेखा है वो x अक्ष से ऊपर की ओर है 5 इकाई के दूरी पर, तो 1 2 3 4 5 यहाँ पे कहीं पे ये इस टाइप से रेखा बनेगी। अब यहाँ पे जो रेखा बनेगी यहाँ पे y की वैल्यू क्या होगी, क्योंकि y एक्सिस पे बन रहा है वो, तो y की वैल्यू क्या होगी 5, y इज इक्वल टू क्या होगा 5, क्योंकि वो x एक्स के ऊपर की तरफ बन रहा है तो x की कोई वैल्यू नहीं होगी, ठीक है। तो y इज इक्वल टू 5 होगी, पर यहाँ पे y इज इक्वल टू 5 तो कहीं पे दे नहीं रखा है, तो इस 5 को हम इधर लेके आ जाएंगे, तो क्या हो जाएगा y माइनस 5 हो जाएगा, क्योंकि प्लस का 5 है तो इधर क्या हो जाएगा माइनस का 5 इक्वल में 0। तो राइट आंसर जो आएगा वो आएगा y माइनस 5 इज इक्वल टू 0, यानी कि ऑप्शन सी। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ। यहाँ लिखा है x इज इक्वल टू 3, y इज इक्वल टू -2 समीकरण का हल है तो k का मान ज्ञात करो। तो k का मान ज्ञात करने के लिए हमें क्या करना है, जहाँ पे x है वहाँ पे हमें क्या रखना है 3, और जहाँ पे y है वहाँ पे रखना है -2। तो k की जगह पे तो k ही रहेगा। यहाँ पे अब x आ गया है तो x की जगह पे लिख देंगे हम 3 -3, और y की जगह पे लिख देंगे -2, इक्वल में लिख देंगे 12। सो k को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 3k, और माइनस माइनस क्या हो गया प्लस, 3 2 कितना हो गया 6 इज इक्वल टू 12। तो ये प्लस का 6 है, उधर जाके क्या हो जाएगा माइनस का 6, तो 3k इज इक्वल टू 12 माइनस 6 यानी कि 6। 3k इज इक्वल टू 6 आएगा तो k की वैल्यू कितनी आएगी 6/3 यानी कि 2,
तो k का मान आ गया हमारे पास 2, यानी कि बी ऑप्शन बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ बढ़ते हैं। यहाँ बोल रहा है कि बारंबारता बंटन के वर्ग चिन्ह इस प्रकार दिए गए हैं, मतलब 15 से 20, 20 से 25 ऐसे दे रखे हैं, और वर्ग चिन्ह 15 के संगत वर्ग क्या है। अब देखो वर्ग चिन्ह 15, अब सिंपल से पहले ये चीज़ समझो जरा, ये 15 से 20 इसको हम बनाएंगे तो ऐसा बनेगा 15 से 20, फिर बनेगा 20 से 25 दे रखा है, 15 से 20 ऐसा, मतलब इस टाइप से बनने वाला है पूरा तो बारंबारता, यानी कि जो क्लास मतलब बनने वाली है वो इस टाइप से बनने वाली है आपकी, ठीक है, फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। पर हमें ये फाइंड करना है कि जो 15 है वो किस क्लास के अंदर लाई करेगा। तो आपको पता है 12.5 से 17.5 के बीच में ही लाई करेगा, क्योंकि इसके बाद क्या है 17.5 और 22.5, अब 15 तो छोटा होता है इनसे, तो इसमें तो आएगा नहीं। 18 इससे भी छोटा होता है, इससे भी छोटा होता है, तो सिर्फ पहली ही क्लास ऐसी है जिसके अंदर 15 आ सकता है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, 12.5 से लेकर 17.5 के बीच में ही 15 लाई करेगा, ठीक है। तो इसका आएगा आंसर ए ऑप्शन बिल्कुल, ठीक है। फिर आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ। यहाँ लिखा है ट्राइंगल ए बी सी में बी सी और ए बी क्या है, बराबर है, और एंगल बी क्या है, 80 डिग्री है। तो ए का मान ज्ञात करना है। तो इसको जरा ड्रॉ कर लेते हैं पहले। मान लो ये ट्राइंगल हमने ड्रॉ कर लिया, ए बी सी, एक त्रिभुज बना लिया हमने। यहाँ पे बी सी और ए बी क्या है, बराबर है। तो बी सी ये वाला और ए बी ये वाला क्या है, दोनों साइड बराबर है। और यहाँ पर जो एंगल बी है वो है 80 डिग्री का, यानी ये है हमारे पास 80 डिग्री का। हमें क्या फाइंड करना है, हमें ए का मान ज्ञात करना है कि ए की वैल्यू कितनी होगी। अब देखो क्योंकि ये दोनों भुजाएं बराबर हैं, तो ये वाला कोण और इसके सामने वाला कोण, इस भुजा के सामने वाला कोण और इस भुजा के सामने वाला कोण क्या होंगे, बराबर होंगे। हमने पढ़ा है कि जो बराबर भुजाओं के जो सम्मुख कोण होते हैं वो क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। तो हम इसको एक्स लेट कर सकते हैं कि जो ये है एक्स है तो ये वाला भी एक्स हो गया। तो सबको प्लस कर दो, एक्स प्लस 80, सबको प्लस करने पर कितना आएगा, 180 आएगा, क्योंकि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है। तो x और x कितना हो गया, 2x प्लस 80 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 180। 80 यहाँ पे प्लस का हो जाएगा, कितना हो जाएगा माइनस का, तो 2x क्या हो जाएगा, 180 माइनस 80। तो x 2x इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, 100। तो यहाँ पे x की वैल्यू कितनी आएगी, 100 डिवाइड बाय 2 यानी कि 50। तो यहाँ से हमारा x का मान यानी कि a का मान भी 50 आ जाएगा और c का मान भी 50 आ जाएगा। तो ऑप्शन सी बिल्कुल सही है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 15 को। यहाँ लिखा है कि जब दो समांतर रेखाओं को एक तिर्यक रेखा काटती है तब तिर्यक रेखा के एक ही तरफ के बने आंतरिक कोण क्या होते हैं। हमने पढ़ रखा है कि जो ये समांतर रेखाएं होती हैं, मान लो एल और एम दो समांतर रेखाएं, और इसको एक तिर्यक रेखा ने काट दिया, तो ये एक ही ओर के जो एक ही तरफ के जो अंतर कोण होते हैं, आंतरिक कोण होते हैं, उनको जोड़ने पर आता है 180 डिग्री, ठीक है। तो वो होते हैं पूरक या संपूरक, वो कहलाते हैं संपूरक कोण, ठीक है। यहाँ लिखा है, इंग्लिश में देख लेते हैं। यहाँ पे यहाँ लिखा है इफ़ टू पैरेलल लाइंस आर इंटरसेक्टेड बाय अ ट्रांसवर्सल देन द इंटीरियर एंगल्स ऑन द सेम साइड ऑफ द ट्रांसवर्सल आर, ठीक है, सप्लीमेंट्री, ठीक है। यहाँ पे पूरक दे रखा है, यहाँ पे सप्लीमेंट्री दे रखा है, ठीक है, हल्का सा इसमें चेंज कर रखा है। संपूरक क्या होता है, जिनका जो योग हो 180 डिग्री होता है, संपूरक होंगे, ठीक है। और यहाँ पे आपको सप्लीमेंट्री पे टिक करना है। ऑप्शन काफ़ी अलग अलग दे रखे हैं, ध्यान से देख लेना इसको जरा एक बार। तो यहाँ पे जो आंसर आएगा वो आएगा संपूरक कोण हिंदी में, और इंग्लिश में आएगा सप्लीमेंट्री एंगल। अब यहाँ पे ऑप्शन संपूरक कोण यहाँ पे डी दे रखा है, यहाँ पे दे रखा है सी। आप एक बार देख लेना, टीचर से पूछ लेना, कंफर्म कर लेना कि क्या आएगा इसमें। मतलब ऑप्शन आंसर तो ये आएगा कम्प्लीमेंट, मतलब सप्लीमेंट्री और संपूरक, क्योंकि उनका जो योग होता है वो होता है 180 डिग्री। फिर आता है क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ। यहाँ लिखा है कि 2x प्लस 5y इज इक्वल टू 6 आलेख x अक्ष को बिंदु डैश पर काटता है। यानी कि अगर हम इसका ग्राफ बनाएंगे तो ये जो ग्राफ बनेगा वो x अक्ष पे कि कौन से बिंदु पे कट करेगा। तो एक चीज़ ध्यान रखनी है कि अगर वो x अक्ष पे कट करता है, वो मतलब जो बिंदु वो x अक्ष पर लाई करता है, इसका मतलब y का मान वहाँ पे हो जाएगा 0। तो आपको क्या करना है, इस इक्वेशन के अंदर यानी कि 2x प्लस 5y इज इक्वल टू 6 के अंदर y की जगह पे रख देना है 0। सो 2x यहाँ पे 2x हो गया प्लस 5 और यहाँ पे आ गया 0 इज इक्वल टू 6। तो ये तो पूरा टर्म हो जाएगा 0 और 2x बराबर बचेगा 6, और यहाँ पे जो x की वैल्यू आएगी वो आएगी 6/2 यानी कि 3। तो x की वैल्यू आ गई 3। तो जो पॉइंट आएगा, अब y तो 0 है और x कितना है 3, तो पॉइंट आएगा 3 और 0, जो कि ये ऑप्शन बी, ठीक है, बी बिल्कुल सही है आपका आंसर। फिर आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 17 को। यहाँ लिखा है यह दिया गया है कि त्रिभुज ABC सर्वांगसम है त्रिभुज FDE के, और AB बराबर 5 सेंटीमीटर है, B बराबर 40 सेंटीमीटर है, A बराबर 80 सेंटीमीटर है। तो इनमें से कौन सी चीज़ सही है। तो सबसे पहले देख लेते हैं फटाफट से। यहाँ पे देखो, इसको ड्रॉ कर लेते हैं। एक ट्रायंगल बनाते हैं ABC, और एक और बनाते हैं यहाँ पे
FDE, ये F, ये D और ये E, बिल्कुल उसी तरीके से बनाना जिस तरीके से आपने पहला ट्राइंगल बनाया। उसके बाद ए भी बराबर दे रखा है 5 सेंटीमीटर, यानी कि ये हमें 5 सेंटीमीटर दे रखा है। जब ये 5 है तो FD भी 5 ही होगा, याद रखना, क्योंकि सर्वांगसम है, तो ये भी 5 सेंटीमीटर होगा। उसके बाद बी बराबर कितना दे रखा है 40 डिग्री, तो ये एंगल बी 40 डिग्री है, तो एंगल डी भी क्या होगा 40 डिग्री होगा। एंगल ए 80 डिग्री है, ये अगर ये 80 है तो ये वाला एंगल भी क्या होगा 80 डिग्री का ही होगा। अब बोला कि इनमें से कौन सी मतलब कौन सा स्टेटमेंट बिल्कुल सत्य है, तो पहले देख लेते हैं। यहाँ पे लिखा है DF बराबर है 5 सेंटीमीटर और F बराबर है 60 सेंटीमीटर, 60 डिग्री सॉरी। सो DF बराबर 5 सेंटीमीटर है, DF बराबर 5 है, नहीं 5 तो क्या था FD था, तो ये वाला तो हो नहीं सकता। सेकंड लिखा है DF बराबर है 5 सेंटीमीटर और एंगल E है 60 डिग्री, DF बराबर है 5 सेंटीमीटर, हाँ ये तो बिल्कुल सही है, ठीक है। अच्छा तो DF बराबर 5 सेंटीमीटर, हाँ ये DF बराबर 5 सेंटीमीटर है और E बराबर है 60 डिग्री, ठीक है। सो E बराबर यानी इस एंगल की बात हो रही है। अब ये एंगल 60 डिग्री है या नहीं पहले देख लेते हैं। 80 और 40 को प्लस करेंगे तो कितना आएगा 120, ठीक है। और उसके बाद हम इसमें से क्या करेंगे, अगर 180 में से इसको माइनस कर देंगे तो 60 डिग्री ही आएगा। तो हाँ एंगल E क्या है 60 डिग्री निकल के आ रहा है, तो ये बिल्कुल सही है। इस वाले में देखो DF बराबर 5 दे रखा था, वो तो सही था, ठीक है, DF 5 था, पर F बराबर 60 डिग्री था, एंगल F ये वाला F 60 नहीं था, F तो 80 डिग्री था, इसलिए ये वाला गलत था, ठीक है। तो ये ध्यान रखना है। सो ऑप्शन बी बिल्कुल सही है इस स्टेट मतलब इस क्वेश्चन के अंदर। फिर आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ। यहाँ लिखा है वर्ग 130 और 150 का वर्ग चिन्ह क्या है। वर्ग चिन्ह यानी कि क्लास, ठीक है, क्लास मार्क। अब क्लास मार्क निकालना सबसे सिंपल होता है, जो भी आपका जो क्लास दे रखी है उसको प्लस कर दो, जो भी आपका वर्ग है उसको जोड़ दो और 2 से डिवाइड कर दो, यानी कि 130 और 150 को प्लस कर दो और 2 से डिवाइड कर दो। 130 एंड 150 को जब प्लस करेंगे तो आएगा 280, 280, ठीक है। उसको 2 से डिवाइड कर देंगे तो कितना आएगा 140, 140। तो ऑप्शन सी बिल्कुल सही है। इसके बाद बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 19 की तरफ। यहाँ दे रखा है समीकरण x माइनस 2y इजिकल टू 4 का हल है। अब हल क्या होगा, आपको अलग अलग इक्वेशन यहाँ पे रखनी है, सॉल्व करना है। अगर x की जगह पे हम 0 रखें और y की जगह पे 2 रखें तो क्या मतलब LHS और RHS बराबर हो पाएगा। अब अगर x या माइनस 2y इजिकल टू 4 दे रखा है, अगर हम पहला पॉइंट रखें यहाँ पे 0 रखें, यहाँ माइनस या 2 और y की जगह पे क्या रखते हैं 2 इजिकल टू 4। सो माइनस यहाँ पे क्या होगा 2 2 4 हो जाएगा, पर माइनस का 4 आएगा और इधर प्लस का 4 है, यानी ये हल तो हो नहीं सकता। सेकंड पॉइंट रख के देखते हैं 4 और 0, x की जगह पे 4 रख दो, माइनस 2 और y की जगह पे क्या रख देते हैं 0 इक्वल्स में 4। जब माइनस 2 को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 हो जाएगा, इधर बचेगा 4 और इधर ही बचेगा 4, यानी दोनों सेम आ रहे हैं, इक्वल आ रहे हैं। तो यानी कि बी ऑप्शन बिल्कुल सही है इसका, यानी कि बी क्या है सॉल्यूशन होगा। अब बढ़ते क्वेश्चन नंबर 20 की तरफ। यहाँ पे क्या दे रखा है, दी गई आकृति में कौन से कोणों के युग्म एकांतर कोणों को दर्शाते हैं। अब एकांतर कोण आपको पता ही है, अंतः एकांतर कोण क्या होते हैं जो जेड बनाते हैं। तो यहाँ पे जो 3 है और जो 6 है वो क्या है अंतः एकांतर कोण है, और जो 4 और 5 है वो भी क्या है अंतः एकांतर, यानी कि अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स हैं। सो यहाँ पे 3 और 6 यानी कि जो ए ऑप्शन है वो बिल्कुल सही है। अब देखो सेक्शन ए का सारा पार्ट हमने कंप्लीट कर लिया है। सेक्शन बी पे पहुँचते हैं हम। यहाँ पे सेक्शन बी के अंदर भी 20 प्रश्न दे रखे हैं, उसमें से हमें 16 करने हैं। तो जो पहला क्वेश्चन है 21, यहाँ पे लिखा है कि यदि 30 + x डिग्री का संपूरक कोण 40 हो तो x का मान ज्ञात करो। यानी सप्लीमेंट्री एंगल हमें दे रखा 40 डिग्री इसका। अब सप्लीमेंट्री यानी कि दोनों को प्लस करने पे कितना आता है 180 डिग्री, ठीक है। सो हम यहाँ पे क्या करेंगे वही करने वाले हैं। यहाँ पे 30 + x और प्लस उसमें क्या कर देंगे 40 को प्लस कर देंगे, इक्वल में कितना आएगा 180। अब 30 और 40 कितना हो जाएगा 70, उस जगह माइनस हो जाएगा, तो x की वैल्यू कितनी आएगी 180 - 70, जो कि कितना आएगा 110। तो x का मान आ जाएगा 110, यानी कि वैल्यू आ जाएगी 110, जो कि ऑप्शन ए है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 22 की तरफ। यहाँ लिखा है एक त्रिभुज ABC में a - b = 42 डिग्री है और b - c = 21 डिग्री है। तो लिख लेते हैं यहाँ पे फटाफट से, एंगल a माइनस एंगल b = 42 डिग्री। तो यहाँ से अगर हमको a की वैल्यू निकालनी होगी तो a की वैल्यू कितनी आएगी, एंगल a की वैल्यू आ जाएगी 42 डिग्री, और जो माइनस का b है वो क्या हो जाएगा प्लस का b हो जाएगा, ठीक है। तो a की वैल्यू ये आ जाएगी। सेकेंड इक्वेशन में हमें दे रखा है कि एंगल b माइनस एंगल c हमें दे रखा है 21 डिग्री।
तो यहाँ से अगर हमें एंगल सी की वैल्यू निकालनी होगी माइनस का, तो ये जो माइनस का जो प्लस का बी है उधर जाके क्या हो जाएगा माइनस का बी, 21 डिग्री माइनस एंगल बी हो जाएगा। अब ये माइनस का साइन है, इसको हमें उधर भेजना है, तो यहाँ पे आएगा प्लस का सी, और ये साइन उधर जाएगा तो ये दोनों माइनस के हो जाएंगे, ये नेगेटिव हो जाएगा, मतलब जो नेगेटिव है वो पॉजिटिव हो जाएगा, जो पॉजिटिव है वो नेगेटिव हो जाएगा। तो इस माइनस की वजह से 21 हो गया नेगेटिव, और ये जो प्लस का साइन था यहाँ आ जाएगा प्लस का बी। तो यानी कि इसको आप उल्टा कर सकते हो, यहाँ पे एंगल बी माइनस 21 लिख सकते हैं। तो यहाँ से ए की वैल्यू भी आ गई, यहाँ से सी की वैल्यू भी आ गई। और आपको पता है कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग अगर हम माने कि ट्राइंगल एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी करें, तो तीनों को प्लस करने पे आता है 180 डिग्री, क्योंकि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है। तो ए की वैल्यू तो हमें पता है कितनी है 42 और प्लस रूट मतलब एंगल बी है, एंगल बी की जगह पे एंगल बी ही रहें तो, और यहाँ पे सी की जगह पे लिख सकते हैं हम एंगल बी माइनस 21 इक्वल्स में कितने लिख देंगे 180 लिख देंगे। अब यहाँ पे बी वी और बी तीनों प्लस में है, तो आएगा 3 एंगल बी आ जाएगा। और 42 में से क्या करना है, ये माइनस का 21 है, तो 42 में से 21 को माइनस करेंगे तो 21 ही आएगा प्लस का, इक्वल में कितना आएगा 180 डिग्री। 42 में से हमने 21 को माइनस करा तो 21 आएगा, ठीक है, और 42 बड़ा था इसलिए यहाँ पे प्लस का साइन आया। अब 21 को उधर भेज दूँ, ठीक है, तो जो 3B है, जो 3B एंगल है वो कितना आएगा 180 में से हमें क्या माइनस कर देना है 21 को माइनस कर देना है। यहाँ कितना आएगा 10 में से 1 गया तो 9, यहाँ कितना बचा 7 में से 2 गया तो 5, यहाँ पे 1, तो 3B की वैल्यू आ गई 159। सो एंगल B कितना निकल के आ जाएगा हमारे पास 159, और जो 3 है वो डिवाइड में चले जाएगा यहाँ पे। सो 3 5 से 15, 3 3 से 9, तो 53 डिग्री। यानी हमसे B का मान ही पूछा था उसने कि B का मान कितना होगा, तो B का मान आएगा 53 डिग्री, जो कि है ऑप्शन सी। ठीक है, इस तरीके से आपको उसको कर लेना है। 23 की तरफ बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 23 की तरफ। यहाँ लिखा है कि 3a की पावर 4 b की पावर 3 दे रखा है इंटू 18 a की पावर 3 और b की पावर 5 का मान कितना होगा। तो आपको पता है नंबर को नंबर से मल्टीप्लाई कर देते हैं, 3 को 18 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 54। अब a की पावर 4 है, यहाँ पे a की पावर 3 है, जब इसको इंटू करेंगे तो पावर्स आपस में जुड़ जाएंगी, तो 4 और 3 कितना हो गया 7, a की पावर 7 आ जाएगी। सेम यहाँ पे क्या होगा b की पावर 3 है और b की पावर 5 है, तो 3 और 5 भी प्लस हो जाएगी, तो कितनी आएगी b की पावर 8 आ जाएगी। तो इस तरह से जो राइट आंसर आएगा वो आएगा ऑप्शन डी 54, a की पावर 7 b की पावर 8। ठीक है, सो इस तरह से हमने 23 भी कर लिया। क्वेश्चन नंबर 24 की तरफ बढ़ते हैं। यहाँ बोल रखा है कि एक बारंबारता बंटन में एक वर्ग का मध्यमान यानी मिडिल वैल्यू हमें दे रखी है 10 और वर्ग की चौड़ाई हमें दे रखी है 6। तो इस वर्ग की निम्न सीमा यानी जो सबसे जो मतलब लोअर लिमिट है वो क्या होगी, हमें वो फाइंड करना है। इंग्लिश में भी सेम चीज़ दे रखी है, हमें मिड वैल्यू दे रखी है 10 और जो विड्थ है यानी कि जो उसकी चौड़ाई है वो दे रखी है 6। तो इसको करते कैसे हैं, इसको करने का देखो इस तरीके से कर सकते हैं कि अगर हमें देखो मिड वैल्यू निकालनी होती है तो हम करते क्या है, हम मतलब जो अपर लिमिट होती है उसमें लोअर लिमिट को प्लस कर देते हैं और 2 से डिवाइड कर देते हैं, तो हमारी क्या आ जाती है मिड वैल्यू आ जाती है। अब यहाँ पे देखो मिड वैल्यू यानी कि जो मध्यमान है हमें ऑलरेडी 10 दे रखा है, तो हम इक्वल में यहाँ पे 10 लिख देंगे। एक चीज़ ध्यान रखनी है, यहाँ पे जो x है वो हमारी क्या है अपर लिमिट है और जो y है वो लोअर लिमिट है, यानी उच्च सीमा है x और निम्न सीमा है y। इनको जोड़ के 2 से डिवाइड करेंगे तो 10 आएगा, क्योंकि ये हमारी मध्य वर्ग मान दे रखा है। अब 2 यहाँ पे मतलब डिवाइड में है तो उसको हम उधर भेज देंगे मल्टीप्लाई में, तो x प्लस वाई इक्वल्स में कितना आ जाएगा 20। ये हमारी एक इक्वेशन बन गई। अब सेकंड देखो यहाँ पे क्या है, हमें वर्ग की चौड़ाई दे रखी है 6। अब वर्ग की चौड़ाई कैसे निकलती है, जब हमें मतलब जो हमारा अपर लिमिट है उसमें से लोअर लिमिट को माइनस करेंगे तभी तो वर्ग की चौड़ाई आएगी, यानी कि उच्च सीमा में से निम्न सीमा को माइनस करेंगे तो वर्ग की चौड़ाई आ जाएगी जो कि 6 दे रखी है। तो यहाँ पे कह सकते हैं x माइनस वाई इज इक्वल टू 6। अब वो बोल क्या रहा है, उसने कहा है कि लोअर लिमिट फाइंड करो, यानी निम्न सीमा ज्ञात करनी है। निम्न सीमा तो y है, हमें y फाइंड करना है, तो हम इसको माइनस कर देंगे, इसको माइनस करेंगे तो ये हो जाएगा, सबके साइन चेंज करने पड़ेंगे नीचे वाले के, सबके साइन चेंज कर दिया। ये x प्लस का है, ये माइनस का है तो कट गया। ये y प्लस का है, ये वाला y प्लस का तो हो गया 2y। 2y इज इक्वल टू कितना आ गया 26, मतलब यहाँ पे 20 है, 20 में से 6 को माइनस करेंगे कितना आएगा 14। सो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी यहाँ पे 14 डिवाइड बाई 2, क्योंकि यहाँ पे जो 2 मल्टीप्लाई में था वो वहाँ जाके डिवाइड हो जाएगा। सो y की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 7, यानी कि जो हमारी निम्न सीमा है लोअर लिमिट है वो कितनी है 7 है। ठीक है, इसी तरीके से करना था इसको। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 25 की तरफ। यहाँ बोल रखा है कि एक समद्विबाहु त्रिभुज में एक यदि शीर्ष कोण आधार कोण के योग का दुगुना है तो
तो त्रिभुज के शीर्ष कोण का माप ज्ञात करना है। अब देखो वर्टेक्स एंगल और जो मतलब तुम्हारे बेस एंगल से उनको ध्यान से देखो ज़रा। अगर ये एक आइसोसेलेस ट्रायंगल है तो जो नीचे वाला जो बेस एंगल है वो हमेशा इक्वल होते हैं, तो इसको x लिया तो ये भी x ही होगा। अब जो वर्टेक्स एंगल है, ये जिसको जो शीर्ष कोण है, उसने यहाँ पे क्या कहा है, एक लाइन लिखी है कि जो वर्टेक्स एंगल है वो ट्वाइस है द सम ऑफ द बेस एंगल, यानी इसको अगर हम y मान लें, ठीक है, मान लो वर्टेक्स एंगल हमने y मान लिया, तो जो y की वैल्यू क्या है, जो तुम्हारे बेस एंगल है उनको सम कर दो, x प्लस एक्स को कर दो और उसका डबल करना है, ट्वाइस करना है, तो 2 से डिवाइड कर दो, 2 से मल्टीप्लाई कर दो सॉरी, तो x और x कितना हो गया 2x, और 2x को जब 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4x, यानी जो वर्टेक्स एंगल है वो हमारा 4x है, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे देखो साफ साफ लिखा था कि जो शीर्ष कोण है वो आधार कोण के योग का दुगना है, तो आधार कोण हमने x लिए थे, x को जब हमने प्लस किया तो 2x आ गया और उसका दुगना कर दिया, दुगना करने के लिए हमने क्या करना है 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। इसके बाद तो काफ़ी सिंपल है, यहाँ पे आपको पता है कि तीनों त्रिभुज के तीनों कोणों का योग होता है 180 डिग्री, तो 4x प्लस x करेंगे तो आएगा 180 डिग्री। सो 4x और x करेंगे कितना आएगा, यहाँ पे आ गया 6x इक्वल टू 180 डिग्री। तो यहाँ से जो x की वैल्यू निकल के आएगी वो आएगा 180 डिवाइड बाई 6, ठीक है, तो यहाँ पे आ गया 30 डिग्री। तो 30 डिग्री तो x की वैल्यू आई है, पर हमें क्या फाइंड करना है, हमें वर्टेक्स एंगल फाइंड करना था, वर्टेक्स यानी कि 4x, तो जो x का वैल्यू आई है उसको 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो इसको जो 4x है यानी कि 4 इंटू 30 कितना आ जाएगा 120 डिग्री। तो जो 120 डिग्री यानी कि जो बी ऑप्शन है वो बिल्कुल सही है इसका आंसर 25 का। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 26 को देखते हैं। यहाँ पे लिखा है 26 क्वेश्चन यहाँ पे लिखा है कि द वैल्यू, हमें इसकी वैल्यू फाइंड करनी है कि किसके बराबर होगी। सो अंडर यहाँ पे रूट के जो 2 के ऊपर पावर 3 लगी है और यहाँ पे मतलब क्यूब रूट लगा हुआ है, तो क्यूब रूट क्या होता है 1/3 होता है क्यूब रूट, और उसके ऊपर क्या है मतलब पावर 4 है ना, तो उसको लिखेंगे 1/4, तो इसको लिख सकते हैं हम 2 की पावर 3 इंटू में 1/3 इंटू में 1/4, ठीक है। तो इसको जब सॉल्व करेंगे तो ये 3 से 3 कट जाएगा, बचेगा कितना 2 की पावर 1/4। ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि हमने एक फॉर्मूला पता है कि 2 की पावर जब m होती है और उसकी पावर भी कोई n होती है, जब पावर की भी पावर होती है तो पावर आपस में क्या होती है मल्टीप्लाई, तो a की पावर क्या आती है m की पावर m इंटू n आ जाती है, ठीक है। तो ये हम यहाँ पे कर सकते हैं 2 की पावर 3 थी और उसकी पावर 1/3 थी और यहाँ पे थी 1/4, तो यहाँ पे क्या हुआ 3 से 3 कट गया, तो वैल्यू आई 2 की पावर 4 जो कि है ऑप्शन सी। तो सी जो ऑप्शन है वो बिल्कुल सही आंसर है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 27 को। यहाँ लिखा है इस फिगर के अंदर पी क्यू और आर एस क्या है पैरेलल है, ठीक है, तो हमें एक्स की वैल्यू फाइंड करनी है, ठीक है, एक्स का मान ज्ञात करना है। अब ये जब ये दोनों जो भुजाएं जो साइड है वो क्या है लाइन अगर पैरेलल होगी तो ये जो एंगल बनेगा, ये दोनों एंगल जो बनने वाले हैं वो बनेंगे अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, यानी कि अंतःएकांतर कोण जिसकी वैल्यू क्या होगी बराबर, यानी कि ये z बन रहे हैं ना, z टाइप के जो एंगल्स होते हैं वो क्या होते हैं इक्वल होते हैं। सो इस सकते हैं 50 प्लस एक्स वो इक्वल होगा किसके 123 के, ठीक है। तो यहाँ से जो x की वैल्यू आएगी वो क्या आएगी 50 आके इधर क्या आएगा 123 में से माइनस हो जाएगा, तो वैल्यू कितनी आ जाएगी यहाँ पे 3 में से मतलब 0 को घटाएंगे तो यहाँ पे 3 आ जाएगा और 12 में से इसको घटाएंगे तो कितना आएगा 7, तो वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 73 डिग्री, यानी x का जो मान आ जाएगा वो आ जाएगा 73 डिग्री। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 28 की तरफ। यहाँ लिखा है यदि x और y दोनों समीकरण ax प्लस बी वाई प्लस सी इजिकल टू 0 के धनात्मक हल हैं तो हमेशा कौन से चतुर्थांश में होंगे, पहले में, दूसरे में, तीसरे में या चौथे में, ठीक है। अब देखो यानी कि इसमें क्या है अगर दोनों ही हल अगर पॉजिटिव हो यानी x और y दोनों ही पॉजिटिव हो तो वो कौन से चतुर्थांश में होते हैं, वो होते हैं पहले चतुर्थांश में, फर्स्ट क्वाड्रेंट में। याद रखना फर्स्ट क्वाड्रेंट में x और y दोनों की वैल्यू क्या होती है पॉजिटिव होती है। इस टाइप से आप यहाँ से बना के देख भी सकते हैं, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट होता है, ये सेकेंड होता है, यहाँ पे ये होता है थर्ड और ये होता है फोर्थ। फर्स्ट के अंदर x और y दोनों पॉजिटिव होते हैं, सेकंड के अंदर आप देखो जरा तो x नेगेटिव होता है और y होता है पॉजिटिव, ठीक है। थर्ड में देखो दोनों ही नेगेटिव होते हैं, x भी और y भी। फोर्थ में देखो x पॉजिटिव होता है और y नेगेटिव होता है। तो इसने कहा था कि इस क्वेश्चन में कहा गया था कि कौन से चतुर्थांश में दोनों ही हल पॉजिटिव होंगे या दोनों के मान पॉजिटिव होंगे x और y के, तो वो होगा पहला चतुर्थांश फर्स्ट क्वाड्रेंट में, ठीक है। फिर आते हैं 29 क्वेश्चन पे। यहाँ बोल रहा है कि इसका मान क्या है। अब इसका मान क्या है इसको निकालने के लिए आपको इसका परिमेयकरण यानी कि रेशनलाइजेशन करना पड़ेगा। अब देखो यहाँ पे अलग अलग टर्म्स है, ये इनका हमें मान निकालना है, इन सबको प्लस करने पे कितना आने वाला है हमें वो निकालना है। तो सबसे पहले हम इसको फर्स्ट वाले का रेशनलाइजेशन अगर हम परिमेयकरण करें रेशनलाइजेशन करें तो 1 प्लस में √2 है,
आपको पता है परिमेयकरण में क्या होता है, ये जो साइन होता है इसको चेंज करके ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो यहाँ पे क्या करेंगे 1 माइनस रूट 2 कर देंगे और नीचे भी क्या कर देंगे 1 माइनस रूट 2। ऊपर जब मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 से मल्टीप्लाई करने पे तो यही आएगा 1 माइनस रूट 2 और नीचे क्या होगा a प्लस बी और a माइनस बी का फॉर्मूला लग जाएगा। a प्लस बी और a माइनस बी का जो फॉर्मूला होता है वो होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ पे a का स्क्वायर, अब a की जगह पे तो 1 है तो यहाँ पे 1 का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर, b है तो यहाँ पे रूट 2 है तो रूट 2 का स्क्वायर करना पड़ेगा। अब क्या होगा रूट 2 से ये स्क्वायर से रूट कट जाएगा तो ऊपर तो रहेगा 1 माइनस रूट 2 सेम, नीचे क्या हो जाएगा, नीचे बचेगा 1 का स्क्वायर हो गया 1 और रूट 2, जब रूट 2 से ये स्क्वायर कट गया तो यहाँ पे आ गया सिर्फ 2। तो फाइनली यहाँ पे कितना आएगा 1 माइनस रूट 2 और नीचे कितना आ जाएगा 1 में से जब रूट 2 को माइनस करेंगे तो यहाँ बचेगा माइनस का 1। अब देखो ये जो माइनस का 1 है जो नीचे बच रहा है वो क्या करेगा, वो ऊपर चला जाएगा और दोनों के साइन को चेंज कर देगा। ठीक है, उसको मुँह पर लिख सकते हैं ना, जैसे माइनस को बाहर लिख दिया, 1 माइनस रूट 2 अंदर लिख दिया। तो होगा क्या, यहाँ से माइनस दोनों में इंटू हो जाएगा, माइनस का 1 हो जाएगा ये और ये हो जाएगा प्लस का रूट 2। यानी कि आप चाहो तो रूट 2 को आगे लिख सकते हो तो रूट 2 माइनस 1 लिख सकते हैं इसको। सो बेसिकली हुआ क्या, यहाँ पे क्या करा हमने, इस पहले ही टर्म का सिर्फ और सिर्फ रेशनलाइजेशन किया तो उसका हमारा आंसर आया रूट 2 माइनस 1। वैसे हम इसका भी करेंगे। ठीक है, इसमें क्या करेंगे दोबारा से देखो 1 अपॉन में रूट 2 प्लस रूट 3 है तो यहाँ पे साइन चेंज कर देंगे इसका, रूट 2 यहाँ पे आ जाएगा रूट 2 माइनस रूट 3 और इधर आ जाएगा रूट 2 माइनस रूट 3, नीचे भी सेम, ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे तो सेम आ जाएगा रूट 2 माइनस रूट 3। ठीक है, और नीचे भी क्या है a प्लस बी और a माइनस बी का फॉर्मूला लगेगा तो नीचे भी कितना आएगा माइनस का 1 आएगा और इस माइनस के 1 की वजह से ये माइनस का 1 ऊपर जब जाएगा तो ये ऊपर वाला जो साइन है वो चेंज हो जाएंगे। तो ऊपर लिख सकते हो आप जो 3 है वो प्लस का हो जाएगा और ये रूट 2 हो जाएगा वो हो जाएगा नेगेटिव का। तो बेसिकली हुआ क्या यहाँ पे, रूट 2 माइनस, जब पहले वाले का हमने किया था तो आया था रूट 2 माइनस 1 और जब सेकंड वाले किया तो आया रूट 3 माइनस रूट 2। तो असल में आप सभी का जब 1 बाय 1 सबका करोगे, रेशनलाइजेशन करोगे तो इस टाइप से मतलब नंबर आएंगे। पहले वाला का आएगा रूट 2 माइनस 1, ठीक है, फिर उसमें प्लस करेंगे सेकंड वाले का हमारा था रूट 3 माइनस रूट 2। ठीक है, उसके बाद जब हम आगे करेंगे तो आएगा रूट 4 माइनस रूट 3, फिर आगे करेंगे तो आएगा रूट 5 माइनस रूट 4 और फिर करेंगे तो आएगा रूट 6, मतलब सभी का आपको 1 बाय 1 सबका करना पड़ेगा, एक तरह से मैं दिखा रहा हूँ। रूट 6 माइनस रूट 5 आएगा, उसके बाद आएगा रूट 7 माइनस रूट 6 और फिर रूट 8 माइनस रूट 7 और एंड में आएगा रूट 9 माइनस रूट 8। तो इससे आपको एक चीज़ क्लियर हो जाएगी पूरी कि सबका रेशनलाइजेशन करके ये आंसर आने वाला है। अब देखिए यहाँ पर ये रूट 2 प्लस का है, ये माइनस का है तो कट जाएगा, यहाँ पे रूट 3 से रूट 3 कट जाएगा, रूट 4 से रूट 4 कट जाएगा, रूट 5 से रूट 5 कट जाएगा क्योंकि साइन अलग अलग है। ठीक है, 5 के बाद ये 6 से 6 कट जाएगा, ये 7 से 7 कट जाएगा, इस 8 से ये 8 भी कट जाएगा। तो अब बचा क्या, जब सब कुछ कट गया तो बचा क्या, यहाँ पे बचा माइनस का 1, यहाँ देखिए ये वाला, ये बचा माइनस का 1 और इधर बच गया प्लस का रूट 9। अब रूट 9 एक्चुअली है क्या, रूट यहाँ से रूट क्या है 3 बाहर निकल जाएगा, हमें पता है कि रूट 9 क्या होता है 3 × 3 होता है, तो यहाँ से 3 क्या है बाहर निकल जाएगा। ठीक है, तो यहाँ माइनस का 1 हो गया, यहाँ पे प्लस का कितना हो गया 3 हो गया और 3 में से 1 को माइनस करेंगे तो कितना आएगा 2। सो इसका आंसर आने वाला है 2। ठीक है, जो कि है डी ऑप्शन। याद रखना इसमें आपको सभी टर्म को 1 बाय 1 सबको रेशनलाइज करना पड़ेगा, सबको करने की ज़रूरत नहीं, आप एक दो को करोगे तो आपको आइडिया मिल जाएगा कि किस तरह से सॉल्व होगा और फाइनली इसका जो आंसर आने वाला है वो 2 आने वाला है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 30 की तरफ। यहाँ पे दे रखा है कि इस आकृति के अंदर ट्राइंगल बी मतलब एंगल बी ए सी का मान ज्ञात करना है। अब बी ए सी क्या है, ये वाला है बी ए सी, चाहे इसकी बात कर लो चाहे इसकी बात कर लो। ठीक है, उसने कहा बी डैश ए डैश सी का मान ज्ञात करना है, यानी इस वाले एंगल का मान ज्ञात करना है, ये डैश वाला है ना, इनका मान ज्ञात करना है। तो देखिए फटाफट से, अब यहाँ पे सबसे पहले दो ट्राइंगल को देखो, ये 6 सेंटीमीटर है, ये भी 6 सेंटीमीटर है, ये 70 डिग्री है, ये भी 70 डिग्री है, ये 5 सेंटीमीटर है, ये भी 5 सेंटीमीटर है, यानी कि 3 चीज़ बराबर है, यानी कि ये दोनों ट्राइंगल क्या है कंगुरेंट है। ठीक है, ए बी सी और ए डैश बी डैश सी डैश भी क्या है कंगुरेंट है, यानी इनके बाकी एंगल्स और बाकी साइड्स भी क्या होंगी इक्वल होगी, कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स। ठीक है, CP/CT द्वारा। तो हम लिख सकते हैं कि जो एंगल ए है वो एंगल ए डैश के बराबर होगा, है ना, ए क्या होगा बराबर होगा ए डैश के। तो यानी कि हम लिख सकते हैं कि 3x किसके बराबर है, वो है 2x + 20 के बराबर, यानी ये वाला एंगल इस वाले एंगल के बराबर है। 2x यहाँ पे आ जाएगा तो 3x -
2x हो जाएगा इक्वल में 20। अब 3x में से 2x घटाएंगे तो कितना आएगा x बराबर कितना आएगा 20। अब उसने कहा था कि b डैश a डैश और c डैश का मान ज्ञात करना है, तो 20 की वैल्यू यहाँ पे रख दो। सिंपल से अगर यहाँ पे भी रख देंगे हम 3x में 3 इंटू एक्स यानी 3 इंटू 20 कितना आ जाएगा यहाँ पे। अगर यहाँ पे इसको देखो, चाहे आप चाहो तो यहाँ पे रख सकते हो, चाहे यहाँ पे रखो, बात तो सेम ही आने वाली है, ठीक है। 3 टू 6 यहाँ पे कितना आएगा 60 डिग्री, यानी जो b डैश a डैश उसका जो मान आएगा, c डैश का जो मान आएगा वो आएगा 60 डिग्री और इसका भी आएगा 60 डिग्री। कोई दिक्कत वाली बात नहीं, दोनों का सेम ही मान आने वाला है, ठीक है। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 31 की तरफ। यहाँ दिया गया है कि दी गई आकृति में x का मान ज्ञात करो। अब देखो ये आकृति दे रखी है, अब आपको पता है यहाँ पे ये x है, ये है x + 10। आपको एक पता है कि अगर एक बिंदु पर बने सभी कोण जो होते हैं वो होते हैं 360 डिग्री के, 360 डिग्री के, तो सबको प्लस कर दो यहाँ पे। x प्लस में x + 10, ठीक है, प्लस में 120 इज इक्वल टू में कितना आएगा 360। 360 डिग्री का होते हैं सारे कोण, एक बिंदु पर बने सभी कोण जो होते हैं वो 360 डिग्री के होते हैं। तो x और x कितना हो गया 2x हो गया, और यहाँ पे क्या हो गया देखो 10 और 120 कितना हो गया 130 इज इक्वल टू में कितना आएगा 360। सो 2x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, जो 360 है प्लस का, अब ये जो माइनस का 130 है वो हो जाएगा क्या हो जाएगा, जो प्लस का है वो हो जाएगा माइनस का हो जाएगा। सो हमारा आंसर कितना आएगा, 0 में से 0 गया तो 0 हो गया, 6 में से 3 गया तो 3 बचेगा, और 3 में से 1 गया तो 2 बचेगा। सो 2x की वैल्यू तो आ गई 230। सो x की वैल्यू क्या आ जाएगी 230 में से क्या करेंगे 2 को डिवाइड कर देंगे। सो 2 × 2, 2 × 2 और 2 × 5 = 10। तो हमारी जो x का मान आ रहा है वो आ रहा है 115, जो कि है ऑप्शन डी। सो ऑप्शन डी बिल्कुल सही है 115। आपको इसी तरीके से करना है, क्योंकि x + 10 और 120 ये क्या है एक ही बिंदु पे मतलब बने हुए कोण है सारे के सारे, सबको जोड़ने पे 360 आएगा, ठीक है। तो इसको आप इस तरह से सॉल्व कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 32 की तरफ। यहाँ लिखा है कि हमें कुछ मतलब प्रेक्षण दे रखे हैं यहाँ पे, और बोल रहा है कि इसमें 20 से लेकर 30 तक जो अंतराल है मतलब जो क्लास है इसके अंदर कितने नंबर आएंगे, कितनी संख्या आएगी। अब 20 से लेकर 30 तक की बोल रहा है ना वो, तो आपको इसमें 30 को इंक्लूड नहीं करना। एक सिंपल सी बात ये है, इस चीज़ का ध्यान रखना है कि अगर हम किसी कोई क्लास की बात करें 20 से लेकर 30 तक, तो उसमें 30 को इंक्लूड नहीं करते, वो 20 से लेकर सिर्फ 29 तक होगा। तो देखते हैं कौन कौन से नंबर इसके अंदर आते हैं। देखो एक तो 25 आ रहा है इसके बीच में, मतलब 20 से 30 के जो 25 आएगा, एक 20 भी आएगा, क्योंकि देखो 20 से स्टार्ट हुआ है ना, तो 25 हो गया, 20 हो गया, 22 है, 3 हो गए। आगे बढ़ते हैं 16, 17 ये सब तो आएंगे नहीं। 30 देखो 30 दे रखा है, 30 को नहीं लेना, ठीक है। 20 से 30 में दे तो जरूर रखा है, पर 30 को उसमें इंक्लूड नहीं करना। 32 भी नहीं आएगा, ये सब भी नहीं आएंगे, और लास्ट में देखो 20 दे रखा है ना, तो 20 भी इसके अंदर आएगा। तो कुल मिला के 1, 2, 3, 4 सिर्फ 4 ही ऐसे नंबर है जो कि 20 से 30 के बीच में आएंगे। तो यहाँ पे आएगा ए ऑप्शन यानी कि 4, ठीक है। ध्यान से समझना है। इंग्लिश में भी देख लो, यहाँ लिखा है द नंबर इन द इंटरवल्स 20 to 30 इन द ऑब्जर्वेशन इज़, यानी हमें कितने नंबर आ सकते हैं 20 से 30 के बीच में, तो 4 नंबर्स है जो कि 20 से 30 के बीच में आ सकते हैं। आगे देखते हैं, यहाँ दे रखा है कि यदि √3 - 1 और √3 + 1 का जो मान है वो a - b √3 है, तो a + b का मान हमें ज्ञात करना है। सबसे पहले ये समझना है कि हमें मतलब सबसे पहले a और b का अलग अलग मान निकालना पड़ेगा। तो इसके क्या करेंगे, हम इसका रैशनलाइजेशन कर सकते हैं, ठीक है। √3 - 1 अपॉन में क्या है √3 + 1। अगर हम इसका परिमेयकरण कर दें तो होगा क्या, यहाँ पे जो √3 + 1 है इसको हमें ऊपर मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो यहाँ पे आ जाएगा √3, साइन चेंज करके उसको मल्टीप्लाई कर दो ऊपर नीचे, ठीक है। तो देखते क्या आता है। ऊपर तो देखो सेम बन जाएगा, यहाँ पे √3 - 1, और यहाँ पे जब -1 है तो उसका स्क्वायर लगा दो, क्योंकि दोनों सेम ही है वो। और नीचे क्या बन जाएगा a + b, और a - b का फॉर्मूला लग जाएगा। तो a का स्क्वायर यानी कि √3 का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर यानी कि 1 का स्क्वायर, ठीक है। ऊपर वाले को आप सोल्व कर सकते हो पूरी तरह से। इसको अगर ओपन करना है तो आप ओपन भी कर सकते हो। ओपन करेंगे तो क्या होगा, पहले a का स्क्वायर करना पड़ेगा, √3 का स्क्वायर, तो √3 का स्क्वायर करेंगे तो रूट हट जाएगा, सिर्फ यहाँ पे 3 आएगा, प्लस b का स्क्वायर यानी कि 1 का स्क्वायर तो 1 ही होगा, और प्लस में 2ab, तो 2 की जगह पे 2 हो गया, a की जगह पे √3 हो गया, ठीक है। और b हमें b की जगह पे 1 है तो 1 लिखने की जरूरत है नहीं, 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो सेम ही आएगा। तो यहाँ पे हमने ऊपर देखो a - b का होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगा दिया, उसको ओपन कर दिया, और नीचे a स्क्वायर - b का बेस स्क्वायर का फॉर्मूला बन रहा था। अब √3 का स्क्वायर करेंगे तो रूट से स्क्वायर कट जाएगा, मतलब स्क्वायर से रूट कट जाएगा, तो यहाँ पे आएगा 3, और 1 का स्क्वायर तो 1 ही होता है, ठीक है। आगे देखते हैं, यहाँ पे 3 और 1 कितना हो गया 4, 4 + 2 √3 आ गया, और यहाँ पे कितना आ गया 3 में से 1 गया तो बचा 2।
सो बेसिकली आ क्या रहा है, यहाँ पे आ गया, यहाँ से देखो, यहाँ से 2 हम कॉमन ले सकते हैं, 4 + 2 √3 में से हमने 2 कॉमन ले लिया। जब 2 को कॉमन लेंगे तो यहाँ पे बचेगा 2 प्लस में √3 और नीचे कितना बचेगा, नीचे 2 था, ये वाला जो 2 था, अब 2 से 2 कट गया ये वाला, तो यहाँ पे हमारा आंसर आ गया 2 प्लस में √3। याद रखना ये हमने सिर्फ इसी का रेशनलाइजेशन किया था, इसका, अभी हमने राइट हैंड साइड वाली चीज़ को तो छुआ भी नहीं था। तो जो राइट हैंड साइड वाले जो नंबर्स थे उनको एज इट इज़ लिख दो यहाँ पे, a - b √3। अब अगर हम इनको कंपेयर करें, आपस में देखो कंपेयर करेंगे, तो a की जगह पे दे रखा है 2, यानी a की वैल्यू हमारे पास है 2, और देखो b क्या है, यहाँ पे b की जगह पे देखो √3 के साइड में कोई नंबर नहीं है। जब कोई भी नंबर नहीं है तो यहाँ पे क्या, अब देखो यहाँ पे सॉरी साइन यहाँ पे माइनस का आएगा प्लस का आएगा, एक मिनट जरा देख लेना, एक मिनट रुको, सॉरी यहाँ पे एक थोड़ी सी गलती हो गई थी। यहाँ पे जो साइन है, जो a - b का होल स्क्वायर ओपन करेंगे तो a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर -2ab, तो यहाँ पे माइनस का साइन आएगा, तो यहाँ पे भी आएगा माइनस का साइन, और यहाँ पर भी माइनस का साइन ही आएगा। सो बेसिकली यहाँ पे जो है माइनस आएगा। सो देखो 2 - √3 है ये, और a - b √3 है, तो इसको कंपेयर करेंगे तो a की वैल्यू आ जाएगी 2, और यहाँ से b की वैल्यू निकल के आएगी 1, क्योंकि देखो यहाँ पे b की जगह पे कुछ है नहीं, तो b की वैल्यू आएगी यहाँ पे 1। और उसने कहा था कि a + b का मान ज्ञात करो, यानी कि 2 प्लस a और b को जब जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 2 + 1 यानी कि 3, यानी कि जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन A 3। ठीक है, यहाँ पे एक छोटी सी मिस्टेक हो गई थी, यहाँ पे बस मतलब साइन की दिक्कत थी। आपको भी अपने एग्जाम में साइन को बहुत ध्यान से लिखना है, क्योंकि साइन की वजह से पूरा आंसर ही गलत हो जाएगा, इसलिए बहुत ध्यान से केयरफुल होकर करना है क्वेश्चन ऐसे। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 34 पे। यहाँ लिखा है यदि एक रेखिक समीकरण के हल इतने इतने ये 3 हल दे रखे हैं तो सब वो उसका समीकरण क्या होगा। यहाँ लिखा है लीनियर इक्वेशन दे रखी है, उसके सॉल्यूशन हमें इतने दे रखे हैं, तो इक्वेशन क्या होगी हमें ये फाइंड करना है। आपको कुछ नहीं करना है, जहाँ पे ये जो नंबर पहली इक्वेशन है ना, फर्स्ट इक्वेशन में वैल्यू रख के देखो जरा एक्स की, मतलब पहला, अभी सारे ही पॉइंट सेटिस्फाई करने चाहिए। मान लो पहला पॉइंट क्या है, -3 और 3 है ना, और पहली इक्वेशन क्या है, y - x = 0। अब अगर इसमें यहाँ पे हम रखें x की जगह पे क्या रखें -3, और y की जगह पे क्या रखें 3, तो y की जगह पे 3 रखो, यहाँ पे माइनस है, और ये x है, x की जगह पे कितना रखेंगे हम -3 = 0। सो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा, तो 3 + 3 = 0, यानी कि 3 तो कितना होगा 6 होगा, 6 = 0 तो होता नहीं है, यानी कि पहला सॉल्यूशन तो हो ही नहीं सकता बिल्कुल भी। इसी तरह से हम सेकंड में रख के देखेंगे, सेकंड क्या है, x + y = 0। अब यही पॉइंट रख के देखो, x की यहाँ पे -3 और y की यहाँ पे +3, जब रखेंगे तो ये 0 हो जाएगा। तो देखो पहला मतलब पहला पॉइंट तो सेटिस्फाई हो रहा है, यानी -3 और 0 हो रहा है। सेकंड पॉइंट को भी रखेंगे 0 0 को, तब वो भी हो जाएगा। थर्ड को रख के देखते हैं, थर्ड क्या है, एक है x यहाँ पे 3 और y की जगह पे कितना है -3, ठीक है। तो इसको भी जब रखेंगे यहाँ पे = 0, इसी के अंदर रखेंगे तो यहाँ पे क्या आएगा, माइनस का 3 है ना, तो ये भी आएगा 0 = 0। तो तीसरा पॉइंट भी इसमें सेटिस्फाई हो रहा है। तो जब तीनों ही पॉइंट सेटिस्फाई हो रहे हैं, इसका मतलब जो बी ऑप्शन है वो बिल्कुल सही है, क्योंकि x + y = 0 के अंदर ये तीनों ही पॉइंट जब हम पुट कर रहे हैं तो वैल्यू बिल्कुल सेम आ रही है, LHS और RHS दोनों की वैल्यू सेम आ रही है, यानी कि बी ही क्या होगा, इसका राइट आंसर होगा। उसके बाद बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 35 की तरफ। यहाँ लिखा है कि एक कंटिन्यूस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल, यानी सतत बारंबारता बंटन में एक वर्ग का वर्ग चिन्ह हमें दे रखा है 15 और निम्न सीमा दे रखी है 13, तो उच्च सीमा ज्ञात करनी है, यानी कि लोअर लिमिट हमें दे रखी है 13 और क्लास जो मार्क है वो हमें दे रखा है 15, तो हमें अपर लिमिट फाइंड करनी है। अब इसके लिए वही फॉर्मूला याद रखना। अब हमें क्लास मार्क निकालते कैसे, क्लास मार्क या वर्ग चिन्ह कैसे निकालते हैं हम, लोअर लिमिट और अपर लिमिट दोनों को मतलब प्लस कर देते हैं, मतलब अपर और लोअर को प्लस कर देते हैं और 2 से डिवाइड कर देते हैं, तो क्या आ जाता है, हमारा क्लास मार्क आ जाता है ना। तो यहाँ पे देखो जो x है उसको हम ले सकते हैं लोअर और y को ले सकते हैं हम अपर, ठीक है। इस टाइप से कर सकते हैं कि दोनों को प्लस करके 2 से डिवाइड करके हमारा आंसर आ जाता है। तो ये कर लो, यहाँ पे इक्वल में कितने लिख देंगे हम, यहाँ पे 15, ठीक है। अब 2 यहाँ पे क्या है डिवाइड में, उधर जगह क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई में। पर आप एक यहाँ पे एक चीज़ और भी दे रखी है हमें निम्न सीमा दे रखी है 13, निम्न सीमा यानी कि जो छोटी मतलब छोटा वैल्यू है, तो y क्या है निम्न सीमा है। अब y x किसी को भी निम्न सीमा मान लोगे, आंसर तो सेम ही आने वाला है। तो हमने यहाँ पे x प्लस, अब जो y है y की जगह पे हम लिख देंगे 13 डिवाइड में 2 इक्वल में कितना आ जाएगा 15। अब 2 यहाँ पे क्या है डिवाइड में है, इधर जगह क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई में, तो यहाँ पे हो जाएगा 15 × 30, यानी x + y 13 = कितना आ जाएगा 30। 2 क्योंकि इसमें मल्टीप्लाई हो गया है, तो x की जो वैल्यू आएगी वो कितनी आएगी 30 माइनस, मतलब 30 - 13, जो 13 यहाँ प्लस का है हो जाएगा क्या हो जाएगा माइनस का। तो वैल्यू कितनी आएगी, 10 में से मतलब 3 गया तो 7, 2 में से 1 गया तो 1, तो 17, यानी कि जो अपर लिमिट आएगी, जो उच्च सीमा आएगी वो आएगी
17। ठीक है, इसको ध्यान से समझना है, क्योंकि देखो हमें पता है कि क्लास मार्क निकालने का यही तरीका है, अपर लिमिट और लोअर लिमिट दोनों को प्लस कर देते हैं और 2 से डिवाइड कर देते हैं, इक्वल में कितना आ जाता है तुम्हारा क्लास मार्क। अब क्लास मार्क जब गिवन था और यहाँ पे जो लोअर लिमिट थी वो भी गिवन थी, तो हमने यहाँ पे पुट कर दी और उसके बाद हमारे जो अपर लिमिट है x वो हमारे पास आ गया इस तरह से। ठीक है, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 36 की तरफ। यहाँ इसको हिंदी में पढ़ लेते हैं। यहाँ लिखा है, एक अध्यापिका अपने इस वर्ष के रिजल्ट को पिछले वर्ष के रिजल्ट से तुलना करना चाहती है। उसने कक्षा में प्रत्येक विद्यार्थी से अंक पूछे और 75% से के ऊपर प्राप्त अंकों की संख्या लिख ली। ठीक है, पिछले वर्ष के 75% से अधिक अंक प्राप्त करने वालों की संख्या के लिए उसने परिणाम रजिस्टर खोलकर संख्या लिख ली। उसके द्वारा विद्यार्थियों से एकत्र किए गए आंकड़े और रजिस्टर के लिए लिखे गए आंकड़े जो थे वो किसके उदाहरण हैं। तो सिंपल सी बात ये है, अब आपको पता है जो डाटा हम खुद से कलेक्ट करते हैं, जो भी हमने आंकड़े खुद से कलेक्ट करते हैं वो होते हैं प्राथमिक आंकड़े, और ऐसे आंकड़े जिसको हम कहीं और से प्राप्त करते हैं वो होते हैं गौण आंकड़े, यानी कि सेकेंडरी डाटा। प्राइमरी डाटा वो होता है जिसको हमने खुद ने कलेक्ट किया है, और सेकेंडरी वो होता है जो हमने कहीं और से कलेक्ट किए हैं। तो यहाँ पे टीचर ने देखो जब इस साल के जो विद्यार्थी है उनके जो मार्क्स उन्होंने खुद से पूछे हैं, बच्चों से पूछ के कलेक्ट किए डाटा, तो वो प्राइमरी आंकड़े हैं, मतलब प्राइमरी जो डाटा है, और जो उन्होंने रजिस्टर से निकाले हैं वो है सेकेंडरी डाटा, यानी कि गौण आंकड़े। तो इसका मतलब यही है कि जो क्रमशः जो दोनों आंकड़े क्या है, एक तो प्राथमिक है पहला वाला और दूसरा वाला गौण आंकड़े यानी कि सेकेंडरी डाटा है। ठीक है, इसको इस तरह से पढ़ना है, इस तरह से मतलब करना है इसको। सो जो ए ऑप्शन है बिल्कुल सही है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 37 की तरफ। यहाँ दे रखा है x = y का आलेख एक सरल रेखा है। अब वो किस पे है, x अक्ष के लंब पे जाएगा, y अक्ष के समांतर जाएगा, x अक्ष के समांतर जाएगा या मूल बिंदु से गुजरेगा। ठीक है, अब इसको इंग्लिश में भी देख लेते हैं। जो ग्राफ बनेगा x = y का वो क्या होगा, परपेंडिकुलर टू x एक्सिस होगा, पैरेलल टू y एक्सिस होगा, पैरेलल टू x एक्सिस होगा या पासिंग थ्रू द ओरिजिन। अब देखो एक चीज़ ध्यान रखनी है, क्योंकि x और y दोनों की वैल्यू क्या है, इक्वल है। तो आप जरा यहाँ पर खुद से देखो ज़रा, मान लो ये है। अब अगर x और y दोनों इक्वल है, यानी कि अगर x 1 है तो y भी कितना होगा 1, x 2 है तो y भी 2 होगा। अब खुद से देखो, अगर x 1 यहाँ है तो y भी कितना होगा 1, तो पॉइंट यहाँ पे आएगा। x 2 है तो y भी क्या होगा 2, पॉइंट यहाँ पे आएगा। तो इससे जो ग्राफ ड्रॉ होने वाला है वो जाएगा कहाँ से, वो ओरिजिन से होके जाएगा, यानी कि मूल बिंदु से होकर गुजरेगा। तो ये चीज़ ध्यान रखनी है कि जब x और y दोनों का मान समान होता है, दोनों की वैल्यू सेम होती है, तो जो ग्राफ बनता है वो क्या होता है, ओरिजिन से पास होता है। तो पासिंग थ्रू द ओरिजिन या मूल बिंदु से गुजरेगा। सो डी ऑप्शन बिल्कुल सही है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 38 की तरफ, जो कि काफ़ी इजी है। यहाँ पे दे रखा है कि इस ग्राफ के अंदर ये जो ग्राफ है, द गिवन ग्राफ रिप्रेजेंट द इक्वेशन, यानी दिया गया ग्राफ समीकरण को दर्शाता है। हम यहाँ पे कुछ समीकरण दे रखे हैं ABCD, हमें उनमें से राइट जो समीकरण है उसको टिक करना है। तो कुछ नहीं, यहाँ पे देखो ये जो पॉइंट दे रखे ना दो, एक पॉइंट दे रखा है 2 2 और एक दे रखा है -2 एंड -1। तो इनको इन सब इक्वेशन के अंदर रख के देख लेना है, जिस इक्वेशन में सेटिस्फाई हो रहे दोनों पॉइंट वो क्या होंगे, उसकी इक्वेशन होगी। पहली इक्वेशन देख लेते हैं। पहली इक्वेशन क्या है, यहाँ पे जो फर्स्ट इक्वेशन दे रखी है वो दे रखी है 3x - 7y = 0। तो पहला पॉइंट अगर हम 2 2 यहाँ पर रखेंगे तो x यहाँ पे 2 रख दो और y की जगह पे भी 2 रख के देखो ज़रा, देखो 2 2 ज़ा 4 हो गया, 7 2 ज़ा कितना हो गया 14 = 0। तो ये तो देखो जीरो आएगा ही नहीं, कितना बचेगा यहाँ पे -12 बचेगा, और इधर कितना बचा, सॉरी माइनस का 10 नहीं, यहाँ पे सिर्फ 10 बचेगा, -10 और यहाँ बचा 0। तो इक्वल है नहीं, LHS बराबर RHS नहीं है, यानी कि ये तो पॉइंट, ये इक्वेशन तो हो नहीं सकती। ठीक है, ऐसे ही सेकंड ट्राई करें। यहाँ पे y - 2x = 3 है, तो x यहाँ पे भी 2 रखो, y की जगह पे भी 2 रखो। y की यहाँ पे हमने 2 रखा, माइनस यहाँ 2, यहाँ पे कितना आ गया 2 = 3। सो 2 - 2 से कितना हो गया 4 = 3। यहाँ पे कितना आ गया -1 = 3। ये भी इक्वल नहीं आया। ठीक है, ना तो ये इक्वल था ना ये इक्वल है, तो ये भी इक्वेशन नहीं है। थर्ड देखो सी पॉइंट देख लेते हैं, 8y - 6x = 4 है, तो x की जगह पे भी 2 रखो और y की जगह पे भी 2 रख के देखो। यहाँ पे 8 है, y की जगह पे 2 रखा, -6, यहाँ पे भी x की जगह पे भी 2 रखा हमने, इक्वल्स में क्या रख दिया हमने, ये 2 है, इक्वल्स में 4 रख दिया। 8 2 से कितना हो गया 16, 6 2 से कितना हो गया 12, इक्वल में 4। अब 16 में से 12 को जब माइनस करेंगे तब भी कितना आएगा 4 = मतलब 4 क्या है, 4 के इक्वल है, यानी कि ये क्या होगा, इसका सॉल्यूशन हो सकता है। सेकंड पॉइंट को भी इसके अंदर आप चेक करके देखना, तब भी क्या आएगा, दोनों इक्वल ही आएगा, यानी कि जो सी ऑप्शन है वो बिल्कुल सही है, डी भी नहीं आएगा।
सो बोला है कि इसमें जो ग्राफ है इसकी समीकरण कौन सा है, तो इसकी जो समीकरण या इक्वेशन होगी वो होगी सी, 8y - 6x = 4। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 39 की तरफ। यहाँ पे दे रखा है x = दे रखा है √5 + 2, और तो हमें x - 1/x का मान ज्ञात करना है। तो इसको करने के दो तरीके हैं, या तो आप 1/x पहले फाइंड कर लेते हैं। देखो 1 यहाँ पे जब x का मान हमें दे रखा है √5 + 2, तो 1/x क्या होगा। अब 1/x किस तरह से निकाल सकते हैं, इसके नीचे 1 लगा दो, इसको पलट दो, ठीक है। इसको जब पलटेंगे तो कितना आ जाएगा, 1/√5 + 2 आ जाएगा, है ना। 1/x मतलब इसको पलट देना है। जब हमने इसको इसका रेसिप्रोकल कर दिया, इसको पहले हमने पलट दिया तो ये आया। अब क्योंकि यहाँ पे नीचे √5 है तो इसको हम क्या कर देंगे, इसका परिमीकरण कर देंगे। परिमीकरण करके देख लो यहाँ पे, यानी √5 माइनस कर देंगे एक बार 2, यहाँ पे लिख देंगे √5 - 2। परिमीकरण बताइए आपको, रेशनलाइजेशन क्या होता है, नीचे वाले का साइन चेंज करके ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो ऊपर कितना आ जाएगा, √5 - 2, और नीचे क्या हो जाएगा, a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर का फॉर्मूला लग जाएगा। यानी √5 का भी स्क्वायर करना है हमें और 2 का भी स्क्वायर करना है। √5 का स्क्वायर करेंगे तो देखो स्क्वायर से रूट कट जाएगा, जब बचेगा 5, 2 का स्क्वायर होगा 4, तो नीचे कितना आएगा, 5 में से 1 गया तो 5 में से 4 गया तो 1 ही बचेगा, यानी नीचे तो यही आएगा। और ऊपर कितना आ जाएगा हमारे पास, √5 - 2, यानी 1/x की वैल्यू ये आ गई। अब सोल्व कर देंगे। हमें क्या फाइंड करना है, हमें फाइंड करना है x - 1/x का मान, ठीक है। तो x की जगह पे तो यही दे रखा है ना, तो x की यहाँ पे लिख दो √5 + 2, उसमें से माइनस कर देना है √5 - 2, है ना, क्योंकि 1/x का जो मान है वो कितना है हमारे पास, यही है, तो हमने यहाँ पे रख दिया। सोल्व कर देंगे इसको, ठीक है। तो जब इसको सोल्व करेंगे तो ये जो साइन है माइनस का वो दोनों में अंदर मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो यहाँ आ गया √5 + 2, और ये माइनस का जो साइन है वो लगेगा माइनस के √5 पे, और ये माइनस का जब इस पे 2 पे लगेगा तो माइनस क्या हो जाएगा, प्लस का 2 हो जाएगा। यहाँ से क्या होगा, √5 क्या, एक बार प्लस का एक बार माइनस का है, तो ये तो कट जाएगा। और यहाँ पे बचा कितना, 2 और 2, तो 2 और 2 कितना होता है, 4, तो इसका आंसर आ जाएगा 4, ठीक है। आपको इसी तरीके से करना है, पहले इसको 1/x में कन्वर्ट करना है, उसका परिमीकरण करना है और उसके बाद सॉल्व करना है, तो इसका आंसर आ गया 4। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 40 की तरफ। यहाँ दे रखा है इस फिगर में a + b का मान ज्ञात करो। सबसे ईजी क्वेश्चन तो यही दे रखा है। अब आपको पता है कि एक रेखा पर बने सभी कोणों का योग होता है 180 डिग्री, ठीक है। और ये जो साइन है इसका मतलब ये 90 डिग्री का एंगल है, यानी ये एंगल 90 का है। अब वो बोल रहा है कि a + b को जोड़ने पे कितना आएगा। अब जब ये पूरा का पूरा ही 180 है और ये 90 है, तो ये कितना बचा, a + b भी तो कितना बचा, 90 ही बचा। तो a + b आएगा 90 डिग्री, ठीक है, क्योंकि पूरा 180 होता है और उसमें से ये 90 हो गया, तो a + b को जोड़ने पे कितना आएगा, 90 डिग्री आएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, 90 डिग्री। अब आते हैं सेक्शन सी पे। ये जो कि केस स्टडी वाले क्वेश्चन है, इसके अंदर 10 प्रश्न पूछे गए हैं, उसमें से 8 करने हैं। अब पढ़ते हैं इसको फटाफट से। क्या है यहाँ लिखा है, केस स्टडी जो 1 है यहाँ पे लिखा है कि एक सोसाइटी में निवासियों द्वारा बच्चों के लिए एक पार्क और एक पार्किंग क्षेत्र बनाने का निर्णय लिया गया है। नीचे दिखाए गए अनुसार ABC पार्क को दर्शाता है और DEFG पार्किंग को दर्शाता है। इंग्लिश में भी ये दे रखा है कि यहाँ पे ये क्या है, एक पार्क है, ठीक है, और ये क्या है, पार्किंग। यहाँ लिख देते हैं, ये पार्क है और ये पार्किंग है, ठीक है। अब ये तो हमें मतलब दे दिया है केस। अब इसके बाद जो क्वेश्चंस पूछे गए हैं वो देख लेते हैं। जो पहला क्वेश्चन है मतलब 41 जो क्वेश्चन है, यहाँ पे लिखा है राइट द कोऑर्डिनेट्स ऑफ ए, यानी ए के निर्देशांक लिखो। ए को ध्यान से देखो, ए कहाँ है, ए ये रहा। तो निर्देशांक लिखने के लिए एक तरीका क्या होता है, आपको x और y की वैल्यू लिखनी होती है, पहले x की वैल्यू और फिर y की वैल्यू, है ना। तो अगर हम a की बात करें तो a क्या है, x का 1 पे है और y के 2 पे है, तो x का तो 1 आ गया और y का 2 आ गया, तो जो a का निर्देशांक आएंगे वो आ जाएगा 1 और 2, ठीक है। x के 1 पे है और y के 2 पे, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, 1 और 2, ठीक है। उसके बाद बोल रहा है नीचे d के निर्देशांक लिखिए, ठीक है, राइट द कोऑर्डिनेट्स ऑफ d। और f का भी पूछा है उसके नीचे, देखो नीचे लिखा है कि राइट द कोऑर्डिनेट्स ऑफ f, तो हम d और f दोनों को निकाल लेते हैं, ठीक है। सो d ये रहा, d पॉइंट तो यहीं पे। अब d क्या है, x के मतलब x एक्सिस पे 5 नंबर पे आ रहा है और y एक्सिस पे तो कुछ होगा नहीं, ना तो ऊपर गया ना नीचे गया, यानी कि y क्या होगा, 0। तो d का जो कोऑर्डिनेट आया वो आया 5 और 0। और f का पूछा गया तो f का भी देख लो,
एफ क्या है, एक्स एक्सिस पे 8 पे आ रहा है और वाई एक्सिस पे 3 पे आ रहा है। यहाँ पे 3 है ना, एक्स का 8 और वाई का 3, तो 8 और 3, सो वो आ गया एफ का कोऑर्डिनेट। तो 5 0 और 8 3, यानी कि डी का तो हो जाएगा 5 0 यानी कि सी, और एफ का हो जाएगा 8 3, ठीक है, जो कि बी है। इस तरीके से हमने कर लिया। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 44 की तरफ। यहाँ लिखा है पार्क का क्षेत्रफल वर्ग इकाइयों में क्या है, मतलब इन स्क्वायर यूनिट में हमें एरिया ऑफ पार्क निकालना है। अब पार्क देख लेते हैं यहाँ पे फटाफट से। यहाँ पे ये रहा पार्क बना हुआ। अब पार्क एक ट्रायंगुलर शेप का है। अब ट्रायंगल का जो एरिया, अब क्योंकि राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है, ये समकोण त्रिभुज बन रहा है, इसका मतलब इसका क्षेत्रफल क्या होगा, 1/2 आधार गुणा ऊंचाई यानी कि बेस इंटू हाइट होगा। तो इसका बेस यानी कि जो नीचे वाला बेस है वो कितना है, देखो ये 1 से 2, 2 से 3, तो यानी कि ये 1 और ये 2, तो कुल मिला के ये 2 यूनिट हो गया। और इसकी ऊंचाई की बात करें तो ऊंचाई भी क्या है, 1 और 1 2, तो ये भी 2 हो गई। सो इसको कर सकते हैं हम 1/2। बेस कितना है, बेस भी 2 है और हाइट भी 2 है। 2 से 2 कट जाएगा तो आंसर कितना आएगा, सिर्फ 2 आएगा, यानी 2 स्क्वायर यूनिट क्या आ जाएगा, पार्क का एरिया आ जाएगा, पार्क का क्षेत्रफल आ जाएगा। तो यहाँ पे हम कर सकते हैं इसका आंसर जो दे रखा है ना, पार्क का क्षेत्रफल जो है वो है 2, मतलब उसकी स्क्वायर यूनिट में 2 है, ठीक है। तो 2 क्या है, राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 45 में दे रखा है पार्किंग का क्षेत्रफल हमें ज्ञात करना है, एरिया ऑफ पार्किंग। अब एरिया ऑफ पार्किंग को देख लेते हैं फटाफट से। यहाँ पे जो पार्किंग है, ये जो बनी हुई है पार्किंग ये वाली, अब ये एक तरह का क्या है, देखो यहाँ पे ये जो इसकी लेंथ है वो क्या है, 1 2 3 इसकी लेंथ है। और इसकी विड्थ की अगर हम बात करें तो 1 2 3, क्योंकि ये देखो 0 से लेके 3 तक गया है ना ये, तो ये भी 3 है। सो 3 3 यानी कि एक स्क्वायर शेप की पार्किंग है। तो 3 को 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे। जो स्क्वायर का जो एरिया होता है वो क्या होता है, साइड इंटू साइड होता है। तो 3 को 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या आ जाएगा, इसका अंदर का एरिया आ जाएगा। 3 3 हो गया 9। तो पार्किंग का जो एरिया आएगा वो आएगा 9 स्क्वायर यूनिट्स, ठीक है। तो इस तरीके से हम पार्किंग का जो क्षेत्रफल है वो आ जाएगा 9, यानी कि सी ऑप्शन बिल्कुल सही है। सो जो केस स्टडी 1 था वो हमने सॉल्व कर लिया है। इसके बाद है केस स्टडी 2। यहाँ पे इसको पढ़ लेते हैं पहले। यहाँ लिखा है एक त्रिभुजाकार खेत के शीर्ष ए बी और सी हैं तथा उसकी भुजाओं की लंबाई 120 मीटर, 80 मीटर और 50 मीटर है। किसान खेत के लिए एक तरफ 3 मीटर स्थान फाटक के लिए छोड़ते हुए चारों तरफ बाड़ लगवाना चाहता है। बाड़ लगवाने का खर्च 20 रुपये प्रति मीटर है। बाड़ लगवाने के बाद किसान पूरे खेत में धनिये की खेती करता है, ठीक है। उसी को यहाँ पे केस स्टडी में दे भी रखा है। इसको समझ लो ज़रा। ये एक ट्रायंगुलर शेप का, मतलब उसका खेत है। ये 50 मीटर है, ये 80 मीटर है, ये 120 मीटर है। और यहाँ पे जो 3 मीटर है उसने यहाँ पे फाटक लगवाने के लिए यानी कि गेट लगवाने के लिए छोड़ रखा है, ठीक है। अब उसके बाद गेट तो यहाँ पे लगेगा 3 मीटर में। अब आगे देखते हैं यहाँ पे क्वेश्चन किस टाइप से पूछे गए हैं। क्वेश्चन नंबर 46 में यहाँ पे लिखा है द सेमी पेरीमीटर ऑफ द ट्रायंगुलर फील्ड इज। अब सेमी पेरीमीटर हमें निकालना है। अब सेमी पेरीमीटर क्या होता है, सभी साइड को प्लस कर देते हैं और 2 से डिवाइड कर देते हैं तो आ जाता है सेमी पेरीमीटर। तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे सभी साइड को हमें प्लस करना है, यानी कि 50, एक साइड 50 है, एक 80 है और एक क्या है 120। एक चीज़ ध्यान रखनी, सभी को प्लस करना है, हमें 3 को भी इसमें इंक्लूड करना है क्योंकि उसने पूरा खेत का कहा है, ठीक है। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, ये 0 आ गया, यहाँ पे आएगा 5, यहाँ पे कैरी 1, यहाँ पे 2, 250 आ गया और उसको 2 से डिवाइड भी करना पड़ेगा तो कितना आएगा 125। सो यानी कि सेमी पेरीमीटर इसका निकल के आता है। इस त्रिभुजाकार खेत का जो सेमी पेरीमीटर आएगा वो आएगा 125 मीटर। उसके बाद बोल रहा है कि खेत का परिमाप क्या होगा। अब पेरीमीटर का डबल, सिंपल सी बात है। अब सेमी पेरीमीटर हमने निकाला है और परिमाप की अगर हम बात करें, पेरीमीटर की बात करें तो पेरीमीटर क्या होगा, तीनों साइड को जोड़ने पे तो पेरीमीटर आएगा और तीनों को प्लस करा था हमने तो कितना आया था 250 मीटर आया था। तो इसका होगा राइट आंसर ऑप्शन ए 250 मीटर। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 48 में बोल रहा है कि खेत के चारों तरफ बाड़ लगाने के लिए आवश्यक तार की लंबाई क्या होगी। अब देखो वो पूरी जगह पे बाड़ लगा रहा है सिवाय आगे की जगह को छोड़ के। यहाँ पे उसने 3 मीटर का जो स्पेस है वो छोड़ रखा है, ठीक है। तो पूरा उसका जो खेत का जो परिमाप है वो तो जो पेरीमीटर था वो तो 250 मीटर आया था ना, और उसने 3 मीटर छोड़ दिया यहाँ पे। तो मतलब तार, मतलब जो है उसने बाड़ जो लगेगा, यानी देखो जो बाड़ लगेगी वो गेट पे तो नहीं लगेगी, गेट को छोड़ के बाकी हर जगह लगेगी। तो यहाँ पे इसको 3 में, यहाँ से 3 को क्या करना है माइनस कर देना है। तो कितना आएगा यहाँ पे आ गया 247,
तो जो तार की जो लंबाई होगी वो होगी 247 मीटर, यानी कि डी ऑप्शन। फिर आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 49 में। यहाँ लिखा है कांटेदार तार लगवाने का कुल खर्च क्या होगा। अब कुल खर्च क्या होगा, सिंपल सी बात है, कुल खर्च होगा जितनी तार की लंबाई है उसमें क्या करना है, हमें 20 को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, क्योंकि उसने कहा था ना प्रति मीटर की दर से 20 रुपये प्रति मीटर की दर से बाड़ लगेगी, तो हमें रेट दे रखा था 20 रुपीज़ पर मीटर। तो क्या करेंगे 247 में 20 को क्या कर देंगे, इंटू कर देंगे। ठीक है, जब इसको इंटू करेंगे तो आंसर कितना आएगा, यहाँ पे आप कर सकते हो, मान लो 2 को मल्टीप्लाई कर दो, 2 7 14, कैरी ऑन 1, 2 4 8 और 1 9, 2 2 4 4 9, यहाँ पे एक 0 लग जाएगा, तो 4 9 4 0, यानी कि जो आंसर है ऑप्शन है सी, वो बिल्कुल राइट आंसर है। ठीक है, उसके बाद आगे दे रखा है क्वेश्चन नंबर 50। वो बोल रहा है कि खेत का कुल क्षेत्रफल क्या होगा। अब जो एरिया निकालना है तो इसके अंदर हीरोन फॉर्मूला या हीरोन का सूत्र है वो यहाँ पे लगेगा। हमें यहाँ पे सेमी पेरीमीटर हमने एस की वैल्यू निकाल ली थी, ए प्लस बी प्लस सी बाय 2 करके हमने यहाँ पे एस की वैल्यू निकाल ली थी। ठीक है, जो कि कितनी आई थी हमारे पास, ए प्लस बी प्लस सी करने का तो आया था 250, 2 से डिवाइड किया तो आया था हमारा 125। सो 125 आ गया था हमारा। अब यहाँ पे हम एरिया का फॉर्मूला लगा देंगे। एरिया क्या होता है, वही होता है हीरोन फॉर्मूला का, एस माइनस ए, एस माइनस बी और एस माइनस सी। ठीक है, तो यहाँ पे जो अंडर रूट में एस है, एस की वैल्यू कितनी है 120 है, 5 है, और उसको क्या करेंगे 125 में से पहले एक को माइनस करेंगे। कौन कौन सी साइड दे रखी थी हमें दे रखी थी 80। ठीक है, यहाँ देख लेते हैं 50, 80 एंड 120। ठीक है, तो एक बार हम किसी को भी माइनस कर देते हैं, मान लो 80 को माइनस कर देते हैं, फिर 125 में से 50 को माइनस कर देते हैं। ठीक है, और फिर 125 में से 20 को माइनस कर देते हैं। इस तरह से इनको सोल्व कर देना है 1 बाय 1। ठीक है, अब यहाँ पे क्या करेंगे, हम इसको सोल्व कर सकते हैं कि 125 जो है, अब 125 में से 80 को जो माइनस करेंगे तो हमारा आएगा 45, और 125 में से 50 को माइनस करेंगे तो आएगा 75। 125 में से 120 को 120 है ये, उसको माइनस करेंगे तो कितना आएगा, सिर्फ 5। अब इसमें से हमें कॉमन लेना है, बाहर निकालना है, तो क्या कर सकते हैं, फटाफट से देख लो यहाँ पे। 125 असल में होता क्या है, 5 का क्यूब होता है, 5 इंटू 5 इंटू 5 होता है। ठीक है, 45 क्या होता है, 45 होता है 5 इंटू 9, 5 9 से 45। ठीक है, वैसे अगर हम 75 की बात करें, ठीक है, तो उसको भी आप मतलब कर सकते हो, क्या होगा 15, मतलब 5 को 15 से मल्टीप्लाई करेंगे 75 आएगा, 15 5 से 75, और एंड में कितना बचा 5। सो यहाँ से जितने भी कॉमन निकल सकता है कॉमन निकाल लो। यहाँ से 5 कॉमन निकल गया एक बार, ये 2 बार, एक और 5 कॉमन निकल गया बाहर, और एक बार और 5 कॉमन बाहर निकल गया, और जो 9 था वो 3 बन के बाहर निकल गया। तो अंदर कितना बचा, सिर्फ अंदर बचा √15। ठीक है, अब इन सबको मल्टीप्लाई कर दो, 5 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 3 को जब मल्टीप्लाई करेंगे तो देखो 5 5 5 कितना होगा, 125 ही होगा, और 125 को जब 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 375 और यहाँ पे आएगा √15। सो जो राइट आंसर आया हमारा वो आया 375 रूट में 15 मीटर स्क्वायर। तो जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन बी। ठीक है, इस तरीके से आपका जो प्रैक्टिस पेपर 1 है वो हमने यहाँ पे सॉल्व कर दिया पूरा का पूरा। आई होप आपको सारी चीज़ समझ में आ चुकी होगी। अगर फिर भी कोई डाउट रह गया है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, और अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, और ऐसे ही सारे जो प्रैक्टिस पेपर को टाइम से पाने के लिए क्या है, चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए स्टे सेफ एंड कीप लर्निंग।